ठीक है, इंशाल्लाह वी कैन स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला So last time we were doing the fiqh of zakah. To give you the context, कि हम हदीस जिब्राइल कवर कर रहे थे और उसमें फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था 6 पिलर्स ऑफ ईमान, एंड द नेक्स्ट वी वर डूइंग 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के अंदर हमने कवर तो पहले नमाज करना था, और नमाज को कवर करने से पहले हमने तहारत वाला टॉपिक डिस्कस किया था। लेकिन क्योंकि नमाज वाला टॉपिक लास्ट टाइम थोड़ा लेंथी था, तो who were there in the last session, उसको भी आइडिया होगा कि आई वाज लिटिल बिट इन हरी, क्योंकि मैंने एक जगह पे जाना था, तो हमने फिर पहले ज़कात के ऊपर आ गए थे, तो उसको हम इसके बाद कर लेंगे। तो ये भी कंप्लीट हो नहीं पाया था, तो आज हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके साथ फिर आई थॉट कि इसके साथ एक छोटा सा बस टॉपिक बचा था आपका हज और उम्रा का, इसको कवर करके फिर वापस नमाज पे आ जाएंगे, तो हमारे पास हदीस के 2 पार्ट कवर हो जाएंगे, और फिर तीसरा पार्ट एहसान की तरफ आ जाएगा, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन ऑफ आवर सीरीज इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट मे बी 4-5 सेशंस सभी को मिला के। तो दिस विल बी द रोड मैप। तो ज़कात में हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें रश भी किया था लास्ट टाइम, और अभी कुछ पार्ट पेंडिंग भी था, तो वी कैन डू अ क्विक रिकैप। सो ज़कात में वी वर बेसिकली डिस्कसिंग, दिस इज़ द पार्ट जो एक इवेंचुअल आप कह लो एक माली इबादत है, आपकी फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर आपकी इबादत आती है, और वो अल्लाह ताला ने इसकी अब रीज़न क्या है वो हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, कि रैशनल रीज़न इसकी क्या है, कि अल्लाह ताला सोसाइटी में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, कि जो आपकी वेल्थ है वो सर्कुलेशन में रहे। आज जो पूरे एक सिस्टम है कैपिटलिज्म का, जो पूरा इज़म है कि रिच बस रिच हुई जा रहा है, और जो बेचारा गरीब है वो बस गरीब हुई जा रहा है। तो अल्लाह ताला उस चीज़ को इस्लाम ज़कात के थ्रू नलीफाई करता है, कि जो रिच है वो अपनी वेल्थ का 2.5% देता है, वो थोड़ा सा गुरबा हो जाता है, वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होते हैं, वो एक सर्कुलेशन चलती रहती है। तो उसकी रैशनल लॉजिक से बहुत सारी हैं, लेकिन अगेन एक चीज़ रैशनल है, एक चीज़ रैशनल ना भी होती है, स्टिल वी हैव टू बिलीव दैट, ओके बीइंग अ मुस्लिम दिस इज़ अ थिंग, जिसके बगैर हमारा ईमान या इस्लाम कंप्लीट नहीं होता। तो ज़कात का मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इसका एम्फसिस किया है, कुरान में इसका 80 टाइम्स से ज़्यादा जिक्र आया है, और 25 प्लस टाइम्स इसके साथ नमाज का जिक्र आया है। और हमने इसमें बेसिकली एक बेसिकली हदीस, काफ़ी स्केरी हदीस पढ़ी थी, आई विल लाइक टू रिपीट दैट, कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी दौलत के ऊपर ज़कात नहीं देता, तो क़यामत के दिन जब वो आएगा, तो उसकी जो वेल्थ होगी, वो एक अस्दहे की तरह, मतलब जो बहुत बड़ा सांप होता है, जो ड्रैगन के काइंड ऑफ टाइप होता है, एक अस्दहे की तरह उसके गर्दन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होगा, और वो उसे कह रहा होगा कि मैं तुम्हारी वही दौलत हूँ, मैं तुम्हारा वही खजाना हूँ जो तुम दुनिया में छोड़ के आए थे, जो कि जिस जिस दौलत को ज़कात नहीं देता था वो शख्स। दिस अ वेरी स्केरी हदीस, और दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी ज़कात पे कर रहे हो। फिर हम इसकी टेक्निकल मिसाइल की तरफ आए थे, कि अच्छा ज़कात का वर्डिंग क्या है, और किन 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 लोगों पे एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी अगर हम क्विकली डिस्कस करें, तो उसमें 3 तो चीज़ें ऑब्वियस ही हैं, कि आप मुसलमान होने चाहिए, आप स्लेव ना हो, आप मतलब अपनी सेंसेस में हो, वो हर कोई ऑब्वियसली होता है। लास्ट जो पार्ट था जो इसकी एलिजिबिलिटी है, तो वो होता है कि आप एक निसाब पूरा करें 1 साल के लिए, कि एक स्पेसिफिक इसका निसाब है, वो आप पूरा करें। जब हम निसाब पे आए थे, तो निसाब पे हमने ये चीज़ काफ़ी हमें मतलब क्लियरली पता है कि 7.5 तोले सोना होता है, और 52.5 तोले चांदी होती है। और लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें किस तरह कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस की थी, कि हमें हमारे एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, जो मेरी भी थी इसको पढ़ने से पहले, जब मुझे पता लगा था कि हम पे अक्सर बहुत सारे लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ होती है, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता, और हम इतने बड़े फरीज़े से वो एक अदा नहीं कर रहे होते, और अल्लाह ताला एक में बेसिकली एक अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ले रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि जिसके पास 750 तोले सोना उसके घर में पड़ा हुआ होगा, शायद उसी पे ज़कात फ़र्ज़ है, या जिसके पास 52.5 तोले पड़ी होगी चांदी, उसी पे ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे पास आज के कॉन्टेक्स्ट में मिक्स्ड एसेट्स होते हैं, हमारे पास गोल्ड होता है थोड़ा बहुत घर में, फीमेल्स के पास सिल्वर वगैरह में बहुत रेयर है, सिल्वर वगैरह मतलब चांदी वगैरह की चीज़ें इतनी होती नहीं है, लेकिन स्टिल गोल्ड तो डेफिनेट सी चीज़ है, जो हर घर में मदर के पास, सिस्टर के पास, वाइफ के पास होता है, कुछ ना कुछ हद तक। और आपके पास फिर कैश के फॉर्मेट में सेविंग्स होती हैं आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर, कोई एसेट्स होते हैं, मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है, या इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में वगैरह वगैरह। तो हमें हमें ये परसेप्शन आती है कि शायद ज़कात का निसाब ही 7.5 तोले है, जिसके पास ये नहीं होगा उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। तो हमने इसको डिस्कस किया था, कि जब ये दोनों चीज़ें आती हैं ना, अगर तो किसी के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ सोना ही पड़ा हुआ है, मतलब 1 रुपया एक भी, मतलब मिक्स्ड एसेट से मुराद है कि मल्टीपल एसेट्स भरे हुए हैं। अगर सिर्फ सोने की बात ली जाए ना, अगर कोई कहे कि यार मेरे पास 6 तोले सोना पड़ा है,
6 तोले के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब 10 रुपया भी मेरी जेब में नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई आपकी 7.5 तोले बनता नहीं है, तो इसलिए आप पे ज़कात फ़र्ज नहीं है। लेकिन जब मिक्स्ड एसेट की बात आती है, तो फिर जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, सबका मतलब दिस इज अ कंसेंसस, मतलब कि एक आपके लगे वो एग्रीमेंट है हर स्कॉलर का, और हमारे पूरे रिलीजन के जितने भी स्कॉलर इस बात पे एग्री करते हैं कि जब मिक्स्ड एसेट्स होते हैं, कि आपकी जेब में अगर 10 रुपए भी हैं और साथ में कुछ सोना है कुछ चांदी है, तो फिर आप इन दोनों निसाब के अंदर जो सबसे मिनिमम थ्रेशोल्ड जिसका होता है आप उसको देखते हो। फिर हमने इस मिनिमम थ्रेशोल्ड को निकाला था गोल्ड की, अगर हम 7.5 तोले के लिए, तो इसकी ऑलमोस्ट सामने मेरी आवाज आ रही है? इतनी बड़ी करनी है, बस पहले चाहिए तो ऑफ हो जाता है, तो यूपीएस पे दोबारा उसको ऑन करना पड़ता है। एनीवेज, सो आई वाज सेइंग कि फिर हमने किसी कैलकुलेशन की कि जब हमने ज़कात, अच्छा स्लाइड आगे है, जस्ट वन सेकंड। हाँ, हमने से कैलकुलेशन की, क्योंकि रात जो सोने का जो रेट है, गोल्ड का जो रेट है, वो उसके अगर हम उसको प्राइस में कैलकुलेशन करें तो रफली अराउंड 32 लाख बनता है। और जब हम सिल्वर की प्राइस निकालते हैं, सिल्वर की प्राइस 33,000 बनती है, मतलब 3,20,000। तो 6,500 के करीब पर तोला सिल्वर की प्राइस है, तो 3.5 लाख बनती है, 3,30,000। अब स्कॉलर्स का इस बात पे कंसेंसस है कि अगर किसी की सारी एसेट्स को मिला के अगर उसके पास 330K से ज़्यादा की अमाउंट बनती है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज है, वो साहिब निसाब है। हमें लगता है कि शायद 7.5 तोले है, लेकिन ये इतनी बड़ी हमारी 90% मिसकंसेप्शन होती है सोसाइटी में कि इसी पे वो लगे होते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर फ़र्ज उस शख्स पे होती है जिसके पास इन दोनों में से, इन फ्यूचर हो सकता है कि सिल्वर बहुत महंगी हो जाए और गोल्ड सस्ता हो जाए, तो लेट्स से गोल्ड की 32 लाख हो और सिल्वर की लेट्स से फ्यूचर में प्राइस इतनी क्रेजी में भी 1 करोड़ की 52 तोले चांदी हो, फिर हम चांदी को नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि यार गोल्ड की अभी प्राइस कम बन रही है, तो अब जिसके पास इसकी जो भी अमाउंट बनती है, अगर उतनी वैल्यू किसी के पास पड़ी हुई है, तो उस पर ज़कात फर्ज हुई। तो प्रिंसिपल ये है कि दोनों के अंदर जिसकी अमाउंट सबसे कम होगी, जिसकी एक्चुअल वैल्यू सबसे कम होगी, उसको आप अपना थ्रेशोल्ड बनाते हो, अपना बेंचमार्क बनाते हो, और उस बेंचमार्क की बेस पे आप कंटिन्यू करते हो, कभी मैं अपने सारे एसेट्स को मिलाऊंगा, उसकी मैं वैल्यू निकालूंगा, अगर वो इस प्राइस से एक्सीड कर गई तो इसका मतलब है कि मैं साहिब निसाब हूँ। फिर मैं उसको 1 साल तक देखूंगा, मतलब लेट से आज अगर इस्लामिक डेट है, क्योंकि आप इस्लामिक डेट को देखते हो, आप दूसरी डेट को नहीं देख रहे होते। आज इस्लामिक डेट, आई एम नॉट श्योर आज इस्लामिक डेट क्या है, तो लेट से इस्लामिक डेट टुडे, आज अगर 26 सफ़र है, राइट। अब 26 सफ़र के अंदर आई वुड से, मैंने अपनी सारी कैलकुलेशंस की, मेरे पास लेट से कोई 1 लाख बैंक में पड़ा हुआ था, मेरे पास भी लेट से कोई आधा तोला सोना पड़ा था, 2 लाख उसका हो गया, 3 लाख हो गया मेरे पास, मे भी 50,000 मेरे पास वैसे कैश है, कर कर आके कोई रफली राउंड मेरे पास ये 4 लाख रुपए बन गया, राइट। तो मैं आज देखूंगा कि चाहे 26 सफ़र थी, आज मैं साहिब निसाब हो गया हूँ, मुझ पे ज़कात फ़र्ज हो गई है। अब मैं एग्जैक्टली 1 साल के बाद 26 सफ़र को देखूंगा कि आज कितनी वेल्थ है। अब 26 सफ़र को भी आपकी वो वाली वेल्थ उस निसाब से इन बराबर या ज़्यादा हुई, तो फिर आप अपना 2.5% देंगे। अगर वो ज़्यादा ना हुई, उससे कम हुई, तो फिर आप देखेंगे कि अब वो निसाब का पूरा होता है दोबारा से इसके इक्वल होने का। जब वो पूरा हो जाएगा, फिर आप अपनी डेट उसी को अगर काउंट करेंगे, फिर 1 साल तक देखेंगे। तो हर साल आपने इस तरह करना होता है कि हर साल आप उस डेट को देखते हो, अगर निसाब पूरा है या ज़्यादा, तो आप 2.5% देते हो, और फिर अगले साल फिर आपने दे के करना है। लेकिन अगर वो पूरा नहीं है, तो फिर आप कहते हो कि यार पिछला साल खत्म हो गया, डेट वो खत्म हो गई, अब मैं अगली डेट ढूंढूंगा जब मेरा निसाब पूरा होता है। तो ये वाला पार्ट होता है। अब ये एक बेसिक सा पॉइंट है कि वी आर बेसिकली लिविंग इन बिग सिटीज, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इस तरह के शहरों में। तो यहाँ पे लोगों के पास रफली राउंड कोई 3 साढ़े
3 लाख, मतलब इतनी सेविंग्स होती हैं सभी चीज़ें मिला के। और अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारे लोग इस पर ज़कात पे नहीं कर रहे होते, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि लोगों के पास इतनी सेविंग डेफिनेटली होती हैं। आई कैन गारंटी दैट 90% लोगों ने अपनी मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ पैसे सेव किए होते हैं, अपने मेरे बच्चों की शादियों के लिए कुछ पैसे सेव किए होते हैं पेरेंट्स वगैरह ने, या लॉन्ग टर्म प्लान के लिए कुछ पैसे को सेविंग की होती है। तो इतनी, इट्स अ वेरी वेरी मिनिमम अमाउंट, या इवन अपनी मेडिकल इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसी फंड एक बिल्ड किया होता है। तो तीन, और ये तो अभी बढ़ गई है सिल्वर की प्राइस। जब आई थिंक 2 साल पहले इसकी प्राइस बनती थी 1,35,000, मतलब जब मुझे इस बात का पता लगता था, और जब मैं उस 2023 मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई कि 23 या 24 में कि आपकी ज़कात इस तरह कैलकुलेट होती है। जब मैंने उस वक्त कैलकुलेट की थी कि उस वक्त आपकी सिल्वर की प्राइस 1,35,000 बनती थी। अब 1,35,000 वेरी वेरी मिनिमम अमाउंट, और इतनी होती है और हम उसको नहीं दे रहे थे। इट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मेरे पास खुद अपनी सेविंग उससे कहीं ज़्यादा थी। मुझे पे ज़कात फर्स्ट मुझे पता तक भी नहीं था, क्योंकि मैं कह रहा था कि भाई मेरे पास तो सोने की 1 तोला भी नहीं है, तो मेरे पास बनती नहीं है शायद। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग, हमें खुद भी इस पे एजुकेट करना है अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज को बताना है कि भाई दिस इज एक्चुअल मेथड, और वो चीज़ है। तो दिस इज द अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करना है उसको हमने देख लिया था कि आपके पास जो ये इन चीज़ों के ऊपर ज़कात होती है, आपके पास गोल्ड और सिल्वर पे, कैश और इसकी इक्विवेलेंट्स। कैश का मतलब है कि आपके बैंक बैलेंस, सेविंग्स, इक्विवेलेंट से मुराद है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो होती हैं स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह। ट्रेड गुड्स, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर जो सेलेबल इन्वेंट्री है, लेट्स से अगर मेरा कपड़ों का ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो ई कॉमर्स के बिजनेस में मेरी कोई चीज़ काउंट नहीं होगी जो जो माल रेडी हो चुका है ना शिप करने के लिए, मतलब जो मुझे पता है कि माल में सेल कर दूंगा और मुझे इसमें पैसे आ जाएंगे, वो वाली इन्वेंट्री, उसकी मार्केट वैल्यू है। और ये बेसिकली, बाकी वो लाइफ स्टॉक की अलहदा है और एग्रीकल्चर की अलहदा है। तो गोल्ड और सिल्वर, कैश और ट्रेड गुड्स, इसमें आप करते हो। एक और चीज़ है, आई थिंक यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की, वो होती है आपकी रियल इस्टेट। अच्छा, रियल इस्टेट के अंदर अगर आपका जो प्लॉट है, तो उसमें डिपेंड करता है कि वो आपने अगर अपने घर बनाने का पर्पज से खरीदा है या अपनी इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदा है कि कल को मैं भी 2-5 साल बाद ये महंगा हो जाएगा, उसको मैं फिर सेल कर दूंगा। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर तो आपने घर बनाने की नीयत से खरीदा होगा कि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा कल फ्यूचर में अपना या अपने बच्चों का, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनल यूजेबल चीज़ों पर ज़कात नहीं होती, आपके घर पे या आपकी गाड़ी पे ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर आपने प्लॉट, अपनी प्रॉपर्टी इसलिए खरीदी है कि मुझे, मैं इसको कल को बेचूंगा, तो फिर उस पर ज़कात होगी, आप उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो उसका भी हमने देखा, अच्छा यार आपके पास आपने अपनी कैश की सारी कितनी वैल्यू बनती है, जितनी भी आपकी ज्वेलरी है उसकी कितनी नेटवर्थ बनती है, स्टॉक्स में मतलब जो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप सारा कुछ करते हो। प्रॉपर्टी अगर कोई है बेचने की नीयत से, वो आप करके सारी कैलकुलेशन निकालते हो, टोटल आप सम निकालते हो। टोटल सम अगर निसाब से ज़्यादा बनता है तो फिर आप उसका 2.5% कैलकुलेट करते हो, वो आपने ज़कात देनी होती है। दिस इज़ द वे। उसके बाद हमारे पास था कि कौन कौन सी, और कौन सा पॉइंट हमारे पास था, हाँ वो मैंने डिस्कस कर लिया कि इस ईयर की आप जब भी फर्ज होती है वो उससे स्टार्ट करते हो, और फिर आपने अगले साल देखना होता है, अगर आपका निसाब से ज़्यादा पैसे हैं आपके पास तो आप उसे काट देते हो, फिर हर साल फिर आप इसी तरह चलते जाते हो। और अगर एक साल आपके पास पैसे कम हो जाते हैं, उस डेट के ऊपर उतने नहीं है, तो फिर आपकी वो डेट खत्म होगी, वो अगली डेट जब भी आपके पास पैसे पूरे होंगे उससे फिर अगला आपका साल शुरू होगा। दिस वॉज द, मतलब वेरी एट अ वेरी बेसिक लेवल ये इसमें चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें और मल्टीपल चीज़ें थे, हमने थोड़ा बहुत उसमें डिस्कस किया था, वो आप पिछली रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी पे क्या सीन होगा, आपके पास लोन्स के ऊपर किस तरह ज़कात होती है, होती भी है नहीं होती है, तो वो हमने काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस कर लिया था। आई वॉन्ट गो इन डिटेल इन टू दैट। देने की इनको थी वो हमने कैटेगरी डिस्कस की थी। फुकरा थे जो बेसिकली फ़कीर लोग हैं, और मसाकीन, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फुकरा वो लोग जो साहबी जो ज़कात से कम है, जिनके पास थ्रेशोल्ड कम है, मतलब जिनके पास 3 लाख भी नहीं है, उससे कम है, वो फुकरा में आते हैं। और मसाकिन जिनके पास दूसरे वगैरह खाना भी नहीं है। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस है कि ये आप कह लो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब, और ये कुछ नॉर्मल गुर्बत के लेवल के ऊपर। तो ये दो कैटेगरी, ये कुरान की आयत में है कि सारी कैटेगरी अल्लाह ताला ने मेंशन की हैं। और ज़कात एडमिनिस्ट्रेटर्स जो सारे ज़कात को मैनेज करते हैं, ये अल्लाह ताला के नबी के ज़माने में होता था, पूरा एक आपका डिपार्टमेंट होता था जो ज़कात कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि अब इनको भी देख सकते हो कि ये सारी चीज़ हैंडल कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इसमें। मुअल्लफ़ुल क़ुलूबीन, ये एक टर्म है आयत के अंदर, वो ये है कि जिनके बेसिकली जो न्यू मुस्लिम्स है, जो इस्लाम अभी कबूल किया है, तो उनकी थोड़ी अप्रिसिएशन के लिए, उनको थोड़ा हेल्प आउट करने के लिए उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद स्लेव सीकिंग फॉर फ्रीडम, जो गुलाम है उनको आज़ाद करने के लिए। तो आज जो गुलाम नहीं है, तो आज स्कॉलर्स कहते हैं कि आप बेसिकली कर्ज जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, आप उनका कर्ज दे के उनको बेसिकली उनका कर्ज पे कर सकते हो, ताकि वही एक आज की गुलामी से भी किसी को बचाने का एक इक्विवेलेंट है। ये वाला पार्ट था।
डिबेटर्स, वो कर्ज वाला, यहाँ पे सेपरेट कैटेगरी भी आ जाती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जो हैं, इससे बेसिकली मुराद है कि जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं। पहले अभी गाज़ा का जो मसला बना हुआ और वहाँ पे हमास प्रॉपरली इसराइल के अगेंस्ट जिहाद कर रही है, आप उनको ज़कात किसी तरह कन्वे कर सकते हैं। जो कश्मीर में हो रहा होता है उसमें जो मुजाहिदीन होता है आप उसको कर सकते हैं। तो वो जो अल्लाह ताला के रास्ते में फ़ाइट कर रहे हैं, दिस इज़ द कैटेगरी। एंड द स्टैंडर्ड ट्रैवलर इब्न सबील, जो अल्लाह के रास्ते में सफ़र कर रहा है। इसमें ज़्यादातर उनकी कैटेगरी आती है कि जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, जो अल्लाह ताला का दीन सीखने के लिए सफ़र पे हैं। मतलब उस वक्त होता था ना कि सब कुछ अपना बिजनेस बिजनेस छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के आप बट दूर दराज मुल्कों पर सफ़र करते थे स्कॉलर से सीखने के लिए। आज तो बहुत ईजी है कि वी आर लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम इंटरनेट, हर चीज़ बहुत एक्सेसिबल है। लेकिन उससे पहले दीन के लिए आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी भी कैटेगरी मेंशन की है कि आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं, जो बेसिकली अल्लाह ताला के दीन की खिदमत कर रहे हैं और उनका खुद अपना कोई ज़रिया माश नहीं है, उनकी पूरी एनर्जी रिस्क है, तो उसकी भी टेक केयर हमें करनी है। तो ये कैटेगरीज थी जो बेसिकली आता है। तो दिस इज़ द पार्ट। अच्छा, उसके बाद हमें एक छोटी चीज़ डिस्कस की थी कि ज़कात हम अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकते। मतलब जो ऊपर वाली हमारी सारी जनरेशन है उनको भी, और नीचे वाली की उनको भी हम नहीं दे सकते। ऊपर वाली कहते हैं असूल, असूल से मुराद है कि जो चेन चलती आ रही है, कि मतलब परदादा, दादा, वालिद, तो ये पूरी इस तरह की जो चेन है उनमें से आप किसी को ज़कात नहीं दे सकते। आप वो एलिजिबल भी होना, इन कैटेगरीज में आते भी हों, लेकिन स्टिल वो फैमिली में आता है तो उसको आप नहीं दे सकते। आप उनको वैसे हेल्प करें लेकिन आप ज़कात नहीं दे सकते। सिमिलरली आपके बॉटम डाउन भी, कि आपकी आपके बच्चे, उनके बच्चे, इस तरह जो बॉटम डाउन अप्रोच है उनको भी आप नहीं दे सकते। तो वो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों साइजेस पे जाती हैं। स्पाउस को आप नहीं दे सकते। नॉन मुस्लिम को अल्लाह ताला ने मेंशन की है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मौके पे आके ख़त्म कर दिया था कि अब पहले नॉन मुस्लिम की ज़रूरत थी इस्लाम को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब इस्लाम खुद एक बहुत स्ट्रेंथन दीन है, तब हमें इनको कन्वर्ट करने के लिए इनकी हेल्प फाइनेंशियल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस पर अब डिबेट होती है कि ठीक है, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक इज्तिहाद था, कुरान की आयत भी है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट उमर के इज्तिहाद के साथ जाते हैं क्योंकि वो सहाबा तो उन्होंने बेहतर समझा कुरान को। कुछ अभी भी डायरेक्ट लिटरल आयत से जाते हैं, तो वो अपनी अपनी हर फिक्र की अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने स्कूल ऑफ थॉट को आप देख सकते हैं वो उसको कैसे लेते हैं। और अल्लाह ताला के नबी की फैमिली को आप ज़कात नहीं सकते, जो सैयद ख़ानदान होता है, क्योंकि उनकी वो अल्लाह ताला ने उनका स्टेटस इतना बुलंद रखा है कि आप अपनी जो सदका है, अपनी ज़कात है, आप उनको नहीं दे सकते। उनकी वैसे आप हेल्प करें, वरना उनकी वो शान के खिलाफ जाती है बात। दिस इज़ द थिंग हियर। तो ये वाला पार्ट है। अच्छा, अब उसमें हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास ज़कात, ये थी यहाँ पे हमने लास्ट टाइम एंड किया था, किनको आप नहीं दे सकते। अच्छा, अब टाइम एंड इंटेंशन। अब होता ये है कि क्योंकि आज है 26 सफ़र, लेट्स से आज ये वाला पार्ट है। एक और चीज़ ये है कि अगर आज हम अगर अपना कैलकुलेट करें, बीइंग मतलब ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस एट अ स्टूडेंट लेवल, या इवन अगर अर्निंग कर भी तो वेरी बेसिक लेवल। लेकिन अगर कोई भी ऐसा आप में से है जो आज अगर कैलकुलेट करे तो उसको पता लगा कि यार मैं तो ऑलरेडी निसाब से ऊपर हूँ, तो उसने पहले ये मेक श्योर करना है कि मैंने कब रीच आउट किया था, मैंने 330 के की सेविंग कब रीच आउट की थी। तो उसकी डेट बेसिकली उस वक्त स्टार्ट हुई थी, वो आज शुरू नहीं हुई। एक तो वो वाला पार्ट है। दूसरा ये है कि अगर लेट से मेरा आज ही निसाब पूरा हो गया, मुझे आज ही पता लगा कि मेरी सेविंग 330 के से अबव हो गई है। 330 के आज के नंबर में कह रहा हूँ, इट कैन वेरी, कल को मे बी ये 3.5 लाख हो जाए, 2 दिन बाद में भी वो 1.5 लाख पे आ जाए, तो वो वेरी करता रहता है क्योंकि सिल्वर की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। अच्छा, अब लेट से मुझे आज पता लग गया कि जो आज सिल्वर की प्राइस का रेट बन रहा है 52.5 तोले का, उसको मैंने रीच आउट कर दिया, मेरी सेविंग सारी मिला के, सारी एसेट्स मिला के, तो मेरी आज ये डेट स्टार्ट हो गया। अब लॉजिकली बनता तो ये मैं 26 सफ़र को अगले साल देखूंगा, लेकिन इसमें कुछ स्कॉलर रिकमेंड करते हैं कि आप पहले 26 सफ़र से अगले 26 सफ़र तक देख लें, वो आप अपनी ज़कात कैलकुलेट कर लें कितनी होगी है। फिर 26 सफ़र से लेकर रमज़ान तक कैलकुलेट कर लें। अब 26 सफ़र से रमज़ान तक में भी को 5-6 महीने पे बनेंगे, तो 5-6 महीने का भी 2.5% कैलकुलेट कर लें, और फिर आप रमज़ान को अपना बनाए रेफरेंस पॉइंट। रमज़ान तक आपने 1.5 साल की ज़कात दे दी, अब आप अल्लाह ताला से याद कर लें कि आप बेसिकली हर रमज़ान को दिया करेंगे, यकम रमज़ान हर, मतलब आप रमज़ान से रमज़ान चलेंगे। अच्छा, स्कॉलर ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ का जो रिवॉर्ड होता है वो 10 से लेकर 700 टाइम्स बढ़ जाता है, तो इसलिए फिर आप जब अपनी वेल्थ दे रहे हो तो उसका आपको रिवॉर्ड बहुत एक्सपोनेंशियली मिल रहा होता है। मतलब इसलिए मैंने एक दफ़ा मैंने विजुअलाइजेशन भी बनाई थी कि आप, आई थिंक उस वक्त हम नॉट श्योर, वो नंबर मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि हाँ, 6 लाख की अगर आप ज़कात पे करते हैं ना, तो आपकी, लेट्स से अगर किसी के पास अभी कोई 3 करोड़ पड़ा हुआ है और वो कोई 6 लाख बनती है उसकी ज़कात ऑलमोस्ट, अगर वो पे करता है, अगर उसका वो रिवॉर्ड से मल्टीप्लाई करे तो उसके 42 करोड़ रुपीज़ बनते हैं 700 टाइम्स, जो अल्लाह ताला 770 टाइम्स जो अल्लाह ताला उसको रिटर्न करेंगे
एट द डे ऑफ जजमेंट, विच इज माइंड ब्लोइंग की। मे बी आप, या इसको सिंपली तो बहुत बड़ा नंबर है, आप इसको ऐसे ले लेंगे, अगर किसी ने मे बी 10,000 की ज़कात दी है, तो 10,000 की ज़कात से मुराद है उसने रिवॉर्ड जैसे मिलेगा वो 17 लाख का मिलेगा। 10,000 वर्सेज 17 लाख, इतना उसको आपको रिवॉर्ड मिलेगा रमजान के अंदर। तो इसलिए वो प्रेफरेबल ये होता है कि आप अपनी डेट एक दफ़ा साल कैलकुलेट कर लें, फिर उस डेट से रमजान तक भी कैलकुलेट कर लें, और वो आप पे कर दें, और फिर आप रमजान टू रमजान चलते रहें। लास्ट हमने बात की थी कि आपका नीयत वाला बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ लोग ये बड़ा ना इसको मैनिपुलेट करते हैं, मतलब जिनको पता होता है कि हम ज़कात पेड हमें देनी है, बड़ा इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि ज़कात आपके घर के ऊपर नहीं होती, आपकी गाड़ी पे नहीं होती, आपके जो भी पर्सनल एसेट्स हैं उन पे नहीं होती, चाहे वो जितने मर्जी महंगे हों। तो लोग इसको बड़ा इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि लेट्स से अगर किसी के पास 1 करोड़ की सेविंग पड़ी हुई है, राइट, अब उसे पता है कि भाई अगर मैं इसका 2.5% होगा तो मुझे तो 2.5 लाख अब ज़कात देनी पड़नी है। तो वो क्या करेंगे, वो जो उनका साल, क्योंकि साल अपने एंड ईयर एंड पे देखना है ना, अब लेट्स से 26 सफ़र को, अगर मेरा 26 सफ़र 2027 के अंदर अगर मेरा पूरा होगा, तो मैं सफ़र की 10 तारीख को जाके हैवल निकलवा लूंगा, एक 90 आई थिंक 1 करोड़ की हैवल आपकी आती है, वो मैं निकलवा लूंगा। और मेरे पास अब सेविंग में कुछ भी नहीं है, गाड़ी मेरे पर्सनल यूज़ में है, मैंने ज़कात देनी नहीं है अब, राइट। मतलब 26 सफ़र आएगा जब मैं अपने एसेट देखूंगा, कुछ भी नहीं है, तो मुझ पे ज़कात लॉजिकली या बाय रूल बाय प्रिंसिपल सब है ही नहीं। तो चिल सीन है, मेरे 2.5 लाख बच गए। अब जब डेट गुजर जाएगी, जब मैं अपनी गाड़ी चाहे बेच दूँ, फिर से पैसे अपने पास कैश है, इस तरह मर्जी करो, तो सर लोग बड़ी स्कीमें निकालते हैं, गाड़ियाँ बाय कर लेते हैं, या कुछ इस तरह उसको कुछ ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे ज़कात फ़र्ज नहीं होती, तो इस तरह ना। तो इस पे हमने किया था कि आप अल्लाह ताला के साथ इस तरह मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अल्लाह ताला नीयतों के बेस पे रिवॉर्ड देता है। हो सकता है एक बंदा जिसकी कोई 5 लाख ज़कात बनती हो, एक बंदा जिसकी 10,000 ज़कात बनती हो, अल्लाह ताला को उस 10,000 वाले की कबूलियत ज़्यादा हो जाए इंस्टेड ऑफ उस वाले, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों को देख रहे हैं। तो इस तरह लोग करते हैं। वी नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट कि हमने ये चीज़ नहीं करनी, दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। और मतलब अपना इवन ये वाला कर रहे होते हैं। मुझे इवन मेरे एक स्कूल टीचर ने एक वाकया बताया था कि घर में उनके उनके रिलेटिव्स थे, उनके घर में किसी फीमेल के पास कोई आई थिंक 10-11 तोले सोना पड़ा हुआ था। अब वो क्या करती थी, तो जब वो ज़कात की डेट आती थी, उससे पहले वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर देती थी कि मैंने अपना 4 तोले सोना तुझे गिफ्ट कर दिया। अब ज़कात इंडिविजुअल भी होती है, पूरी फैमिली का, हर इंडिविजुअल की अपनी वेल्थ के ऊपर ज़कात होती है। अब अगर बीवी ने अपना 4-5 तोले सोना हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया है, तो हस्बैंड के पास भी 5 तोले है, और बीवी के पास अब 11 से 5 माइनस करेंगे तो 6 तोले रह गया। अब लॉजिकली ना बीवी के ऊपर है ना हस्बैंड के ऊपर, उन्होंने अपनी ज़कात बचा ली 2.5%। और दिस इज अ रियल स्टोरी। तो इस तरह लोग बहुत मैनिपुलेशन करते हैं। वी नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इतनी एलिजिबिलिटी दी है कि हम ज़कात देने लग पड़े, तो इट्स मीन कि अल्लाह ताला हमारी वो वेल्थ बढ़ेगी मजीद। ये कुरान में आता है कि अल्लाह ताला उसको बढ़ा के वापस करते हैं। और मुझे मुझे एक टीचर ने ये बताया था हमारे ने कि आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे कि जब आप वो चीज़ पे कर रहे हो तो ना अपनी पॉकेट से 2.5 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, लेकिन वो पे करते हो तो एक थोड़ा सा फील होता है। तो एक तो फील है, अल्लाह ताला का पर्पस है कि आपके दिल से दौलत की मोहब्बत निकले, कि आपके पास अगर लेट से 1 करोड़ की भी सेविंग पड़ी है, या इवन आपके पास 1 लाख तो खैर उस पर नसाब नहीं होगा, लेट से 10 लाख की सेविंग पड़ी हुई है, सारी चीज़ें मिला के, ज्वेलरी मिला के, कैश मिला के, ईच एंड एवरीथिंग। अगर 10 लाख पड़ा हुआ, तो 10 लाख का 2.5% में 25,000 होगा आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो 25,000 के ऊपर 25,000, 10 लाख इतना बड़ा है नहीं, इसमें 25,000 देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिल में दर्द हो गया, अचानक 25,000 देना पड़ रहा है। लेकिन आवर टीचर सेट के एक तो वो 2,000 की मोहब्बत निकलती है, दूसरा जब आप ज़कात खुश दिली से पे करते हैं ना, आप देखेंगे कि अगले साल आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई होती है। ये बाई और हमें उस बात भी यकीन नहीं है कि यार हो सकती है अल्लाह ताला किसी को इंक्रीज कर दे, किसी को ना कर दे, लेकिन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, तो इट्स अ रियलिटी। आप एक साल देखता आपको नंबर्स पे लग रहा होता है कि मेरी वेल्थ कम हो गई है, मैंने 2.5% दे दिया। लेकिन जब आप अगले साल की ज़कात पे जाते हो तो आपकी पिछले साल जितने अमाउंट की आपने ज़कात दी उससे बड़ी होती है, और आप ज़्यादा ज़कात दे रहे होते हो। उससे अगले साल पे जाते हो आपकी वेल्थ और बड़ी होती है। तो अल्लाह ताला आपकी वेल्थ में ग्रोथरी देता है। ये नंबर्स में भी पेपर पे कम होती है उस साल, लेकिन अगले साल जब आप उसको कंपैरिजन करते हो पिछले साल का, तो वो अल्लाह ताला उसमें बरकत दी होती है। तो दैट्स अ पार्ट कि नियर मैटर्स अ लॉट, कि आपको इस तरह की टेक्टिक लगा के, या पंजाबी वो जो वर्ड है जुगाड़ लगा के, इस तरह आप ना कर रहे हो कि आप उसको सेव करें। अल्लाह ताला ने नीयतों को देखना है। और दूसरा ज़कात देनी कैसे है। बहुत सारे लोग, क्योंकि कुछ लोग बैंक अकाउंट्स होते हैं तो बैंक अकाउंट्स में खुद ब खुद वो 2.5% काट लेते हैं। आई वुड से दैट्स नॉट द बेस्ट मेथड। बैंक अकाउंट में आप अपना स्टाम्प पेपर जमा करवाएंगे, भैया आपने हमारी ज़कात नहीं काटनी, हम खुद ही देंगे। मैंने अपने सारे अकाउंट्स में स्टाम्प पेपर जमा करवाए हुए हैं। वो आप आई थिंक ऑनलाइन भी सबमिट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपके जो भी अकाउंट्स हैं उनमें वो आप सबमिट करवाएं कि ज़कात एफिलिएट फॉर्म होता है कोई,
कि वी डोंट वांट कि आप हमें ज़कात डिडक्ट करें, क्योंकि इट्स बेटर कि हम खुद ही कैलकुलेट करें और हम खुद दें। वो आप खुद कैसे देनी है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दे सकते हैं, बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। आप खुद दे सकते हैं, अपने इर्द गिर्द अपने केसेस देख सकते हैं, तो वो अगर आप खुद देखते हैं तो वो और ज़्यादा उसकी आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है। तो वो उसका एक सेपरेट डिस्कशन है किस तरह देनी कैसे है, लेकिन खुद देना इज वे मोर बेटर इंस्टेड ऑफ बैंक खुद ही डिडक्ट कर रही और वो पता भी नहीं है कि सही हकदारों तक जा रही है नहीं जा रही। तो ये वाला पार्ट है। और रमज़ान का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स। तो ज़कात में दैट्स इट। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं यू कैन पुट दैट इन द चैट, तो इसको फिर हम इंशाल्लाह एंड पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ज़कात के बाद हम आते हैं एक और जो पार्ट है वो है ज़कातुल फ़ितर। ज़कातुल फ़ितर को आप इसको सिंपल इस तरह समझ लें कि जो हम छोटी ईद पे सदका फ़ितर दे रहे होते हैं ना, दिस इज़ ज़कातुल फ़ितर। ये अब इसका जो निसाब है, इसका निसाब कोई नहीं है। इसका निसाब ये है कि अगर आप खाते पीते गिराने से हैं, खाते पीते गिराने से मुराद है कि आपके पास फूड है, आपके पास थोड़ी बहुत वेल्थ है, कुछ आपके पास जो आई थिंक हम सभी हैं, राइट। अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, जिनके पास कुछ पैसे हैं, अपनी उनकी बेसिक, इसको आप इस तरह ले लें कि जिनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही ना, ट्रैवलिंग की, फूड की, आपकी एजुकेशन की, वो ज़कातुल फ़ितर उन पर फ़र्ज़ है, वाजिब है। जो ज़कातुल फ़ितर होता क्या है, ज़कातुल फ़ितर हर मुसलमान में फ़र्ज़ है। मेल है, फीमेल है, अडल्ट है, चाइल्ड है, जो भी है उस पर फ़र्ज़ है। और जो हेड ऑफ़ हाउस है वो बेसिकली वो हर अब बंदा अपना अलग भी पे कर सकता है, लेकिन हेड ऑफ़ हाउस है जो, अगर मे बी पेरेंट्स हैं तो मे बी वालिद हेड ऑफ़ हाउस होगा, या अगर हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं तो मे बी हस्बैंड हेड ऑफ़ हाउस होगा। जो भी हेड ऑफ़ हाउस है वो अपने सारे डिपेंडेंट्स का कैलकुलेट करता है और वो पे कर देता है। अच्छा, वो कैलकुलेशन होती कैसे है? उस कैलकुलेशन में ये वाला आपका पॉइंट है। आप इनमें से किसी भी लिहाज से कैलकुलेट कर सकते हो। ये हर बंदे का बेसिकली सदका फ़ितर है कि अगर आपने गंदम के लिहाज से करना है तो हर बंदे की 2 किलो गंदम के लिहाज से आपने वो चीज़ करनी है, सदका करना है उसका, जिसकी आज की वैल्यू 300 बनती है। फिर जो की है वो 4 किलो है, खजूर 4 किलो है, किशमिश 4 किलो, अजवा खजूर 4 किलो। अब जो जिनकी ये हैसियत अच्छी है, हम क्या करते हैं कि हम पाकिस्तानी सारे गंदम के रेट के मुताबिक सदका फितर देते हैं कि लेट्स से हमारी फैमिली में 5 बंदे हैं। अच्छा, 5 बंदों का, एक बंदे का 300 रुपये बनता है, 5 बंदों का 1500। ठीक है, 1500 रुपये सदका फितर है। सदका फितर 1500 रुपये बन गया 5 बंदों का और वो दे दिया। इट्स फाइन, लॉजिकली आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। वो अपना जो वाजिब था आपके ऊपर, एक 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 वो चीज़ जो ड्यू थी वो आपने पूरी कर दी। लेकिन आई वुड से कि हर बंदा गंदम किस लिहाज से ना दे। अगर हो जाएगा वो मसला नहीं है, अगर हर बंदा, हम यही कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, अगर 2 सवा 2 किलो निसाब होता है उसके लिहाज से कल कर रहे होते हैं। लेकिन आई वुड से कि इट्स बेटर कि हर बंदा इसके लिहाज से ना दे। कुछ बंदों ने अजीमियत वाला रास्ता, जो बेसिकली एक अजमत वाला वो रास्ता चुनना होता है जो थोड़ा एलिवेटेड होता है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी की जिनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, तो दे शुड ट्राई कि यार मे बी मैं अजवा खजूर के लिहाज से यार इस दफ़ा सब्सक्राइब फितर दूंगा, या मैं लेट्स से मैं खजूर के लिहाज से दूंगा, या मैं जो के लिहाज से दूंगा। तो जहाँ पे आपके लेट्स से यहाँ पे 5 बंदों का 1500 रुपये बनना था हर बंदे का 300 के लिहाज से, मे बी आप इसके ऊपर आए आपके, नहीं यार मैं सब्सक्राइब फितर तो खजूर के लिहाज से दूंगा। तो वो 21 से आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1500 की बजाय 10,000 आ जाएगा। अब मैं भी 10,000, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, अल्टीमेटली तो अल्लाह ताला के रास्ते में जाना है, गुरबा को जाना है। तो वी शुड ट्राई कि वो गंदम में भी जाएगा, इट्स टोटली फाइन। लेकिन कभी कभार प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि हम अपने अमाल के अंदर एक्सीलेंस पे जा रहे हों। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो होना यही चाहिए कि इनमें से जो आप बेहतर तरीके से अफोर्ड कर सके उसके मुताबिक सदका फितर दिया जाए। अच्छा, वो देना किनको होता है? वो आपने ईद से पहले देना होता है, ईद की नमाज से पहले देना होता है, मसाकीन को, गुरबा को। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि अल्लाह ताला वांट्स के जो बेचारे गरीब लोग हैं वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाए, क्योंकि हमारे 2 फेस्टिवल्स हैं मेजर, ईद उल अज़हा एंड ईद उल फितर, जो हमें हमारी ट्रेडिशन से आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला वांट्स कि ईद उल अज़हा के ऊपर तो कुर्बानी होती है और सारे उस कुर्बानी के गोश्त के साथ सारे आ जाते हैं, शरीक हो जाते हैं, गुरबा भी सारी इस खुशी में। लेकिन छोटी ईद के ऊपर इट्स बेटर कि आप बेसिकली आप ये देते हैं और आप गरीब लोगों को, मसाकिन को भी इस खुशी में शरीक कर रहे होते हैं, जो पूरे मुसलमानों का एक फेस्टिवल होता है। एंड ये वाला इसमें पार्ट है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। वो वही वाली एक मैंने मेंशन कर दी कि हम सिर्फ या तो सिर्फ गोल्ड देख रहे होते हैं 750 से तोना, या हम कह रहे होते हैं कि मे बी मेरे पास 700 750 तोना तो नहीं है, मे बी 2 तोले पड़ा हुआ है, लेकिन कैश है मेरे पास 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ सोने के लिहाज से देखूंगा, इट्स रॉन्ग। आप हमें टोटल वेल्थ कैलकुलेट करनी है, जितनी भी आपकी ज़कातबल वेल्थ है, और आपने उनको देखना है कि अच्छा क्या वो मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर है। अगर तो ऊपर तो आप साहब निसाब है। रमज़ान से आपने स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट आपने तभी करना है जब आपके साहब निसाब की डेट पूरी होगी है। और उसका रूल ये है कि उस डेट से अगली डेट तक वो ज़कात दें, फिर उस डेट से अगले रमज़ान तक कैलकुलेट करें,
और वो भी ज़कात पे करते हैं, और फिर रमज़ान रमज़ान अपना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी वो प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग आपने कैसे रमज़ान में उसको मूव करना अपनी ज़कात की डेट को। ज़कात पेरेंट्स में सिबलिंग्स में वो आप नहीं दे सकते एज अ फैमिली हेल्प। मेड्स एंड ड्राइवर एंड दैट्स आवर। हाँ, कुछ लोगों का ये बड़ा एक वियर्ड सा पर्सपेक्टिव है कि हमारे घर में नौकरानियां हैं, नौकर नौकर वगैरह हैं, ड्राइवर्स हैं, माली हैं वगैरह वगैरह, तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं, यही हमारी ज़कात है। इस तरह के लोगों के बड़े लॉजिक होते हैं, हम इस तरह हमने किसी की बेटियों की शादी करा दी, ये हमारी ज़कात है। डूइंग दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ज़कात आपने इस तरह रैंडम नहीं आप दे सकते, आपने पहले उसे कैलकुलेट करना है। अब आपको पूरा पता होना चाहिए कि मेरी इस साल की ज़कात मेरी 5,000 बनती है, 10,000 बनती है, 1 लाख बनती है, 3 लाख बनती है। अब इन 3 लाख को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना, आप चाहे आपकी अगर मेड और ड्राइवर साहब के हिसाब से कम है तो ठीक है, आप उसको दे दें। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको ये नहीं पता कि मेरी वेल्थ कितनी है और आप बस अपने माइंड को तसल्ली दे रहे हैं कि यार मैं अपने मेड्स की हेल्प करता हूँ, मैं बच्चों की हेल्प करता हूँ, मैं किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर कर देता हूँ, तो ये मेरी ज़कात है। ज़कात आप इस तरह रैंडम एम्बिगुअस नहीं रख सकते, आपने प्रॉपर कैलकुलेट करना है और उस कैलकुलेशन के बाद आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नोट पेइंग ऑन वाइफ्स गोल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी मोस्टली पाकिस्तान में कोई कल्चर है, जब किसी की मैरिज हो रही होती है तो नॉर्मली जो फीमेल होती हैं उनको इन लॉ से भी कुछ गोल्ड मिल रहा होता है, उनके पेरेंट्स से कुछ गोल्ड दे रहे, तो हर हमारी मदर्स के पास, हमारी ग्रैंड मदर्स के पास, और इवन जिनके आगे तो मतलब दिस इज द काइंड ऑफ कॉमन कल्चर है कि आपकी जो फीमेल होती है उसके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड होता है। अब अनफॉर्चुनेटली उसको इस बात की रियलाइजेशन ही नहीं होती कि भाई मेरे ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। मतलब द फीमेल्स हु आर देयर, दिस इज द पॉइंट फॉर देम कि यू नीड टू बी अश्योर ऑफ दैट कि इन फ्यूचर आपके पास अगर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि उस गोल्ड की नेट वर्थ इन टर्म्स ऑफ कैश क्या बनती है। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, अगर आपके पास गोल्ड है तो कुछ ना कुछ आपके पास कैश भी होगा। अगर तो आप कहना कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही है, मेरे पास और 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर तो कहेंगे भाई ठीक है, गोल्ड जब तक 7.5 तोले नहीं होगा तब तक आपकी 2.5% नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड भी है, वो 1 तोले है, वो 2 तोले है, वो 5 तोले, जितना भी है, उसके साथ आपके पास कुछ भी पैसे हैं, मेरी 2,000 रुपये पड़ा हुआ आपके बैंक अकाउंट में, कुछ भी सेविंग्स पड़ी हुई हैं, तो फिर वो आप मिक्स्ड एसेट्स हो गए हैं। फिर आपने उसको देखना कि अच्छा मेरे गोल्ड की कितनी वैल्यू बन रही है, उसकी वैल्यू लेट से 10 लाख रुपए बन रही है। अब वो 10 लाख डेफिनेटली आज का जो निसाब है 330 उससे अबव है, तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, इवन ये मेरे घर में भी थी। माय मदर डिडंट न्यू दैट, मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से डिस्कस किया। हर ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो हमने इस चीज़ से भी अपने आप को एजुकेट करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हो सकता है कि हमारी घर में किसी लेडी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो, बहुत सालों से वो पे ना कर रही हो। दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग। तो ये वाला पार्ट है। तो ज़कात और सदक़ात सेपरेट चीज़ें हैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉइंट कि ज़कात को आप सेपरेट रखें, क्योंकि उनके जो उनकी जिन लोगों को वो देनी है वो सेपरेट है। और सदका आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ज़कात आप सिर्फ उन्हीं 8 कैटेगरी में देने हैं, तो उसकी सेपरेशन इज़ अ गुड थिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़कात वाला प्लान में। ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नमाज। तो हमने मोस्टली आना, लेकिन आई थॉट कि हम ऐसा करते हैं कि आई थिंक ये टॉपिक बहुत छोटा है, हम इसको अभी 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में कवर कर लेंगे, तो इसको हम आज रैप अप करते हैं और उसके बाद हम लास्ट नमाज पे आ जाएंगे, फिक ऑफ सलाह पे, तो फिर हम वो अपना दूसरा पार्ट कवर कर लेंगे हदीस का, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स लास्ट टॉपिक। अच्छा, हज और उम्रा के ऊपर हम वी वोंट गो इनटू टू मच डिटेल्स, क्योंकि नॉर्मली जब आपको ये मौका मिलता है तो फिर आप नॉर्मली उसी वक्त ही सारी चीज़ सीख रहे हो, तो कैसे करना है, किस तरह करना है, तो हम इसके कुछ सरफेस लेवल पे, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कुछ अंडरस्टैंडिंग देख लेंगे। और जो इसका एक्चुअल करने का तरीका है, जो मेथड है, आई वोंट गो इनटू दैट, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। इवन हम कर भी करेंगे भी तो वो सबको भूल जाएगा, डेफिनेट सी बात है। तो वो जब इंसान करता है तो उसको खुद ब खुद उस वक्त मेथडोलॉजी सीख लेता है। तो इसलिए वी वोंट गो इनटू द मेथडोलॉजी ऑफ दैट, लेकिन कुछ सर्विस लेवल पे देख लेंगे। अच्छा, हज की, दिस इज अ पार्ट ऑफ उमरा तो नहीं, लेकिन हज, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन एज वेल, इस्लाम का एक रुकन है। और दिस इज अ फाइनेंशियल एंड फिजिकल इबादत। अच्छा, हर इबादत की एक थीम है। नमाज है तो नमाज बेसिकली आपकी फिजिकल बदनी इबादत है कि आप अपनी हेल्थ के साथ, अपनी बॉडी के साथ परफॉर्म कर रहे हो सारी नमाज के एक्ट को। ज़कात है तो ज़कात आपकी फाइनेंशियल इबादत है कि आपकी वेल्थ के ऊपर है। आपकी हज है, हज आपकी फाइनेंशियल प्लस फिजिकल है कि आपको फाइनेंसेस भी लगाने पड़ते हैं, और आप फिजिकली भी जाके इसकी सारी जो भी रस्में हैं जो करने वाली, मतलब मजदलिफा है, मिना के अंदर आप जाते हैं, हज के जितने भी सारे अरकान है वो आप करते हो, तो आपकी दोनों ही हो रही होती हैं। अच्छा, अब हज और उम्रा हाउ इट स्टार्टेड। तो अल्लाह ताला का जो घर बना था वो सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो मतलब आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने प्रॉपर उसकी बेस रखी थी। और वो आई थिंक सबको उसका आइडिया होगा कि अल्लाह ताला ने मक्का में वो घर बनाया था। मतलब सो सो इट इट स्टार्टेड लाइक दैट। थोड़ी सी हम स्टोरी में जाते हैं, बैक बैक ट्रैक करके।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अपनी वाइफ को हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु अन्हा को और अपने बेटे इस्माइल को अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे, तो आप उनको मक्का की इस वादी में छोड़ आओ। अच्छा, वो जाते हैं, वो उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं और जब वापस आने लगते हैं, वो हाजरा पूछ रही हैं कहाँ जा रहे हो, मतलब वेयर आर यू गोइंग, हमें हम मुझको और 1 साल कुछ महीनों के बच्चे को छोड़ के वेयर आर यू गोइंग। तो हज़रत इब्राहीम जवाब नहीं देते, बस मुड़ चले जा रहे हैं मुड़ के। फिर हाजरा 3-4 दफ़ा पूछने के बाद उनसे पूछती हैं कि इज़ इट द हुक्म ऑफ अल्लाह ताला? तो इस अपना सर हिलाते हैं, तो वो खामोशी से पीछे चली जाती है। उनको पता है कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बंदोबस्त भी किया होगा। फिर हमने वो सारी फिर ज़मज़म की स्टोरी पढ़ी हुई है कि हज़रत हाजरा को वहाँ पानी नहीं मिलता और बच्चा भूख प्यास से बिलख रहा है और उसकी हालत ख़राब हो रही है। फिर वो भाग के कभी एक पहाड़ पे चढ़ती हैं, फिर बच्चे के पास वापस आते हैं, उसे भेड़िया ना खा जाए, फिर दूसरे पहाड़ पे जाती हैं, फिर वापस आती हैं, फिर पुराने पिछले पहाड़ पे। तो इस तरह करके वो 7 चक्कर लगाती हैं पहाड़ों के दरमियान। सा मरवा के 2 पहाड़ी हैं, उसमें वो 7 चक्कर लगाती हैं और फिर वहीं पे बेसिकली उनकी ही अब एड़ियाँ रगड़ने का, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे होते हैं ज़मीन पे, तो उन्हीं की एड़ियों से एक चश्मा पानी का निकलता है, जो कि आब ज़मज़म होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो चश्मा उसको इनिशिएट करते हैं। फिर वो वहाँ से पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ से काफ़िला गुज़रता है, वो काफ़िला वहाँ पर आता है और उन्हें जब पानी के साए नज़र आते हैं, तो वो उनसे इजाज़त लेते हैं हज़रत हाजरा से, वो वहाँ पे अपना पड़ाव डाल लेते हैं और वहाँ पे एक आबादी बनना शुरू हो जाती है। फिर कई सालों बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं और उस वक़्त इस्माइल बड़े भी हो चुके होते हैं। फिर अल्लाह ताला को हुक्म होता है कि यहाँ पे मेरा घर बनाया जाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिलके अल्लाह ताला का घर बनाते हैं। मतलब पत्थरों, जो बैतुल्लाह आज खड़ा हुआ है, खाना काबा, तो वो उसको प्रॉपर उसकी बुनियाद रखते हैं, वो सारा स्टार्ट होता है। तो उसमें फिर वो सारी मतलब हज एंड उम्रा गोज़ बैक टू दोज़ प्रैक्टिसेस। आपकी जो सफ़ा मरवा की सारी सही थी, जो हाजरा अलैहिस्सलाम भागी थी सफ़ा मरवा के दरमियान था चक्कर लगा के, वो हमारा पार्ट है। उम्रे का भी और हज का भी, और तवाफ है वो हमारा पार्ट है। वो कदर कपल ऑफ थिंग, लेकिन इट वो गोज़ बैक टू आवर दैट ट्रेडिशन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली। और फिर अल्लाह ताला इसको हमारे मुस्लिम्स की रिलीजन के अंदर इसको प्रॉपर एज़ अ रुकन ऐड कर देते हैं। तो खाना काबा इज़ द प्लेस, अल्लाह ताला का घर है, हमारा किबला भी है डेफिनेटली। और दिस इज़ मतलब इसकी लॉजिकल सेंस नहीं है कोई भी कि हम क्यों जाके वहाँ पे 7 चक्कर लगा रहे हैं खाना काबा के अराउंड, हम क्यों सफ़ा मरवा कर रहे हैं। लॉजिकली इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। लेकिन जब आप करते हैं तो आपको स्पिरिचुअली फ़ील होता है कि मे बी आप अल्लाह ताला के घर आए हो और उसकी एक स्पिरिचुअलिटी है और आप उसको फ़ील करते हो। लॉजिकली आपको अगर पूछेगा, कोई भी एथियस्ट पूछेगा कि यार क्यों चक्कर लगाते हैं वहाँ पे जाके, मे बी यू कांट एक्सप्लेन दैट इन, क्योंकि रैशनल के अंदर ये चीज़ आती नहीं है। तो लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज़ आवर थिंग दैट वी नीड टू डू, तो वो हम वो करते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर मल्टीपल आयत आती हैं, इंडीड द फर्स्ट आउट एस्टैब्लिश्ड फॉर द मैनकाइंड वाज़ द बाका ब्लेस्ड एंड गाइडेंस। अच्छा, ये मक्का था, मैंने मिस्टेक बाय मिस्टेक बी लिख दिया यहाँ पे। ब्लेस्ड गाइडेंस फॉर द वर्ल्ड्स। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि पहला जो घर तमीर हुआ था वो अल्लाह ताला का अपना घर था और ये बेसिकली मक्का था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, हमारा किबला भी है, हम तवाफ़ करते हैं। और फिर अल्लाह ताला बेसिकली आयत कुरान की नाज़िल करते हैं सूरत आल इमरान की, जहाँ से आपका हज फ़र्ज़ हो जाता है। जब हज के ऊपर अल्लाह ताला कंडीशन रखते हैं, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैत, हर शख्स के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो हज करे। और आगे कंडीशन लगाते हैं मन इस्ता, जो इस्तात रखता है, जो बेसिकली फाइनेंशियल कैपेबिलिटी रखता है हज करने की, वो हज करे। इलैहि सबीला, अल्लाह ताला के रास्ते, अल्लाह ताला के रास्ते में। अल्लाह ताला कंडीशन लगाते हैं कि जो हज करने की फाइनेंशियल उसके पास कैपेसिटी है, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। अगर किसी के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो उस पे फ़र्ज़ नहीं है, उसके दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इतनी दौलत दे ले, इतना मुझे फाइनेंसेस दे दे कि मैं वो करूँ, लेकिन उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, उसको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है और वो नहीं कर रहा, तो इट कम्स अंडर सिन, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ इबादत है जिसको हम फिर वो मिस कर रहे होते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी होती है वो हम इसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में, आफ्टर फ्यू स्लाइड्स। तो इट्स हमारे पास जो है, अच्छा फाइनेंशियल कैपेसिटी वाले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जैसे तो बेसिक कंडीशन जैसे ज़कात में हमारा पास वो आ गया था, निसाब आ गया था। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी से मुराद है कि आज का जो गवर्नमेंट का हज है वो रफली अराउंड 1.2 टू 1.3 मिलियन में होता है, मतलब 11 से 13 लाख के दरमियान। और अगर आप प्राइवेट हज करते हो, तो प्राइवेट मतलब प्राइवेट का मुराद है, गवर्नमेंट का हज है तो एक बेसिक हज, मतलब फैसिलिटीज बेसिक होती हैं, नॉर्मल होती हैं। प्राइवेट हज में आप लग्जरी की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत अच्छे होटल, बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट, बहुत अच्छा फूड, तो वो रफली अराउंड 20 लाख से 25 लाख के दरमियान होता है आपका एक बंदे का। लेकिन गवर्नमेंट का हज इज़ वे बेटर। सारे लोग मोस्टली पाकिस्तान से वही कर रहे होते हैं कि आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो और आपकी अप्रूवल आता है और आप बेसिकली वो करते हो। तो इट विच मीन्स कि पहली तो कंडीशन ये है आपके पास हज के लिए पैसे हों।
विच इज़ रफली राउंड, आप ले लो जो भी, इस साल तो मुझे पता नहीं कितना निकलेगा, लेकिन पिछले साल आई थिंक 1.2 मिलियन था जो भी हज गुजरा। तो आपके पास 12 लाख रुपए हों, एक तो ये इस्तात। दूसरी इस्तात ये कि अगर आप हज करने जा रहे हो तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं पीछे, मतलब अगर आप हेड ऑफ हाउस हो, आपके पीछे बीवी हैं, बच्चे हैं, और आप 40 दिन के लिए या 25 दिन के लिए जा रहे हो, तो इतने पैसे हों कि आपके डिपेंडेंट्स उस टाइम पीरियड के दौरान सर्वाइव कर सकें। सर्वाइव से मतलब है कि उनको कोई मसला ना आ गया ना, वो फाके कर रहे हो पीछे बैठ के, हजरत जी के पास 12 लाख रुपए आए, वो हज के लिए निकल गए और पीछे खाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें फाइनेंशियल कैपेसिटी में आती हैं कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हों कि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं पीछे, वो उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और आपके पास हज करने के पैसे, देन यू शुड डू दैट। तो जिसके पास लेट्स से मैं इसको कहूँगा कि मे बी 15 लाख रुपए हो, 15 लाख रुपए में मे बी 12 लाख में हज होगा, 3 लाख इज इनफ आपकी बैकग्राउंड पे 25 दिनों के खर्चे के लिए। तो मे बी 15 लाख में भी इज द गुड नंबर आपके किसी एक बंदे पे हज का फर्ज होने के लिए। जिसके पास वो नहीं है, उस पर आज फर्ज नहीं है। जिसके पास वो है, अगर वो नहीं कर रहा, तो उस पर डेफिनेटली एक सिंफुल एक्ट की चीज आती है। तो दिस इज द पार्ट। जब उसके ऊपर इट्स नॉट अ ट्रैवल, ये वही बेसिक सी बातें हैं कि दिस इज द फिफ्थ पिलर ऑफ आवर रिलीजन। ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, और इसकी बहुत सारी फजीलत भी आई है। मतलब इसकी फजीलत इस तरह है कि अल्लाह ताला के नबी की हदीस है कि जो हज करता है और हज के दौरान कोई गुनाह भी नहीं करता, तो बेसिकली उसकी ऐसी स्टेट होती है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को इस तरह माफ़ कर दे जिस तरह एक बच्चा आज पैदा हुआ है। मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है और बच्चा बिल्कुल क्लीन स्टेट में होता है, उसके ऊपर कोई गुनाह का आसार नहीं है, कोई उसने मतलब ही इज जस्ट फ्रेश ना कि वो इस दुनिया में आया है। तो अल्लाह ताला नबी फरमाते हैं कि हज करने के बाद अल्लाह ताला हर बंदे के गुनाह को उस तरह धो देते हैं तो बिल्कुल एक बोर्न, जैसे बच्चा आज बोर्न हुआ है उस बच्चे की तरह से कंडीशन होती है। अल्लाह ताला इस तरह वो चीज़ करते हैं। उसके बाद अब हज हमने डिस्कस कर लिया, जैसे फिफ्थ पिलर हज से उम्रा भी आ जाता है। तो हम नॉर्मली लोग उम्रा पहले कर रहे होते हैं, हज बाद में कर रहे होते हैं। अच्छा, उम्रा क्या चीज़ होती है? उम्रा इज जस्ट विजिटिंग द हाउस ऑफ अल्लाह। ये हमारी एक बेसिक, अब कह ले फर्ज नहीं है, सुन्नत आप कह सकते, अल्लाह तक नबी ने भी उम्रा किया था। तो उम्रा यू कैन डू इट एनी टाइम, साल में कभी भी आप कर सकते हैं। इट्स हाईली इनकरेज, इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, फर्ज नहीं है, इट्स अ सुन्ना। और देर आर फ्यू थिंग्स इन दैट जो आपने करनी होती है। इसकी जो मेथडोलॉजी है, हज स्पेसिफिक डेट्स पे होता है। जुल हज की 8 से 13 डेट में होता है, जो ईद से 2 दिन पहले हो रही थी, 3 दिन बाद, ये 5 दिनों में हो रहा होता है। ओब्लिगेटरी वंस इन अ लाइफ टाइम, कि आपने, अगर आपके पास पैसे हैं, फाइनेंशियल जो इस्तात है वो है, तो आपके पास साल में, इस सॉरी साल में कह रहा हूँ, जिंदगी में एक दफ़ा करना फ़र्ज है। एक दफ़ा कर ली है, अब चाहे आपके पास 4 करोड़ भी पड़ा हो, आपका फ़र्ज नहीं है, आपने एक दफ़ा कर लिया है। बार बार जा सकते हैं डेफिनेटली, अल्लाह ताला कर जाए, लेकिन फ़र्ज सिर्फ एक दफ़ा आपने करना है, अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है। डेज ऑफ ऐसा, ये सारी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, अब हज के ऊपर वाई वट इट हेल्प्स, हज या उम्रा वाला पार्ट, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो एक, अल्लाह ताला ने डेफिनेटली हमें कहा है वी नीड टू डू दैट। दूसरा ये कि इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ आखिरा। रिमाइंडर ऑफ आखिरा से मुराद है कि जब आप हज पे जा रहे होते हो, एवरीबडी इज़ इन द सफ़ेद लिबास के अंदर, जो आपका एहराम होता है, या फीमेल है तो उनका वाइट या ब्लैक कलर का वो होता है, आपका जो अब एहराम होता है, बाया होता है। तो एवरीबडी इज़ इन द सेम काइंड ऑफ लिबास, सेम कलर के अंदर। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिहर्सल। जिस तरह डे ऑफ जजमेंट होगा ना, जब अरफात का मैदान होता है, आपने कभी पिक्चर देखी अरफात के मैदान की, तो इट लुक्स लाइक क्रेजी। मतलब अरफात मैदान, हम नॉट श्योर, अरफात का मैदान पिक्चर, तो आपको एक समुंदर नजर आता है। जब आप उसकी ड्रोन फुटेज देखते हो ना, तो इट लुक्स लाइक दिस वन। मतलब ये आप उस तरह, ये अरफात का मैदान है जहाँ पे आपने एक दिन के लिए स्टे करना होता है, और वहाँ पे खुतबा होता है, आप दुआ मांग रहे होते हो। ये तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ड्रोन फुटेज, लेकिन अगर आप उसको कोई उसकी वीडियो देखें तो आपको एक समुंदर नजर आ रहा था लोगों का। तो दिस रिमाइंड्स यू भी आखिरत के दिन भी इसी तरह का एक समा होगा, अल्लाह ताला की अदालत लगी हुई होगी, और हर बंदा इस तरह होगा, तो आप बेसिकली इसको कनेक्ट करते हो। अगेन लॉजिकली इससे कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की बेस में अपन इसको रिलीजन से कनेक्ट करते हैं। रिमाइंडर फॉर आखिरा के जजमेंट जब होगा, तो मैदान, कुछ अहादीस में आता है कि अरफात का मैदान ही अदालत लगेगी यहाँ पे अल्लाह ताला की। इसे रिमाइंडर फॉर आखिरा। सबसे बड़ी बात होती है हज और उम्रा के ऊपर, जैसे इक्वालिटी, कि अल्लाह अल्लाह ताला की उम्मत की इक्वालिटी है, मुसावात है। अल्लाह ताला के नबी की हदीस है कि इस्लाम के अंदर किसी अरबी को, किसी अजमी को फजीलत हासिल नहीं है, किसी गोरे को, किसी काले को फजीलत हासिल नहीं है, सब इंसान बराबर हैं। तो वो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे हज और उम्रे में मिलती है कि एवरीबडी, डजेंट मैटर कि वो किसी कंपनी का सीईओ है, डजेंट मैटर वो किसी छोटी सी शॉप पे काम करता है, मजदूर है, डजेंट मैटर वो किसी भी बैकग्राउंड से है, रिच है, पुअर है, बीमार है, जो भी है, एवरीबडी इन द सेम ड्रेस। वो एक ही बिल्डिंग के सामने, खाना काबा के सामने सजदा कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई किसी को देख के नहीं, किसी का स्टेटस मैटर ही नहीं करता वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी आपको इक्वालिटी की मिसाल मिलती है।
फिर एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है हज के अंदर, उम्रे के अंदर स्पेसिफिकली हमारे लोगों के लिए। हम अपने अपना चीज़ छोड़ के यहाँ पे जो भी हमारे कैरियर्स हैं या जो भी होता है, जो बिजनेस वगैरह छोड़ के हम जाते हैं कुछ दिनों के लिए उम्रा करने जाते हैं, तो 10 15 20 दिन जो भी हम जा रहे होते हैं, और हज करने जा रहे हैं 20 25 दिन जो भी हम जा रहे होते हैं। तो एक सेक्रीफाइस है बहुत बड़ी, टाइम की, फिर फाइनेंसिस की, मुशक्क़त भी होती है सफ़र के अंदर। तो उसका उसका एक रिवॉर्ड मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, और आप वो सेक्रीफाइस करते हो तो आपको इस्लाम में वो कुर्बानी का जज्बा एक नज़र आता है। तो दिस इज़ द पार्ट जो वो चीज़ होती है। क्योंकि हम देख लेते हैं कि होता कैसे है उम्रा के अंदर। बेसिकली 4 मेजर अरकान होते हैं जो आपने करने होते हैं, उसकी भी डिटेल में आप जा सकते हैं। एहराम होता है, एहराम इज़ अ स्पेसिफिक लिबास जो आपने करना। स्पेसिफिक लिबास हमारे एक मर्द के लिए 2 चादरें होती हैं कि उसने 2 चादरों में उसने कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। बेसिक रूल ये है कि उसने कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना, और उसने बस 2 चादरों में अपने आप को कवर करना है। तो एक चादर ही बेसिकली पुट्स ऑन हिज लोअर, जो आपका अंडर लोअर पार्ट है बॉडी का, बिलो योर बेली, और एक चादर उसने अपनी अपर जो बॉडी है उसके ऊपर लेनी होती है। तो उसका बस ये हराम ये वाला होता है। और इसकी दिस इज हराम। और जब आप हराम पहन लेते हो फिर आपको कुछ पाबंदियां लग जाती हैं। पाबंदियों से मुराद है कि कुछ हराम की कंडीशन है, यू कैन गो स्टडी दैट इन मोर डिटेल। अगेन मैं अभी सभी बताऊंगा तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि हमने वो याद तो रहनी नहीं है। तो जब हम जाते हैं तो वो खुद ब खुद हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हराम में कुछ कंडीशन होती हैं। आप बेसिकली अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा रख के सो नहीं सकते। उस पर आपका वो वाला, आप हराम की कंडीशन से निकल आओ फिर आपको उसके लिए कफारा अदा करना पड़ता है। आप अपना कोई बाल नहीं उतार सकते फेस से, बाजू किसी भी बॉडी किसी पार्ट से आप अपना कोई बाल नहीं निकाल सकते। तकरीबन आप कंघी भी करेंगे तो देर इज मे बी कंघी करने से कोई बाल टूट जाए, आप कंघी भी नहीं करोगे इस डर से कि कोई बाल ना टूट जाए। वरना वो ये हराम की कंडीशन। आप खुशबू यूज नहीं कर सकते, खुशबू वाला साबुन, परफ्यूम। तो इस तरह की मल्टीपल कंडीशन होती हैं हराम की हालत की, जो आपने मेक श्योर करनी होती है। फिर आप एहराम पहन लेते हो, फिर आप खाना काबा जाते हो, वहाँ पे आप तवाफ करते हो 7 7 टाइम्स। उसके बाद आप सही करते हो। सही बेसिकली आप सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगा रहे होते हो। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है कि आप सफ़ा के से मरवा तक और मरवा से सफ़ा तक ये 7 चक्कर लगा के वो सुन्नत पूरा करते हो। एंड देन आप अपने हेयर को कट करते हो। इसके अंदर पार्ट हैं वुमेन, आई थिंक आपका एक स्पेसिफिक आई थिंक 1 या 2 इंच होता है, अपने उन हेयर को कट करती हैं। जो मेल्स हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो प्रॉपर अपना हेड शेव करवाते हैं जिसको कहते हैं हलक कहते हैं। और अगर उन्हें हेड अपना प्रॉपर शेव नहीं करना, जिसको हम टेंड कहते हैं, गंजा हो जाना प्रॉपर, अगर वो नहीं करवाना, हलक नहीं करवाना, तो फिर आप कसर करवाते हो। कसर होता है कि आप सिर्फ 1 इंच ऑफ योर हेयर कट करवाते हो। और अफजल करवाना हलक है, तो इसलिए सभी लोग हलक करवा रहे होते हैं, मुकम्मल शेप करवा रहे होते हैं। तो ये 4 पार्ट हैं जो आपके उम्रा को कंप्लीट करते हैं। का आपका एहराम, एहराम के बाद आपका तवाफ, 7 टाइम चक्कर, खाना का पाका, देन सही, और सही के बाद आप अपनी हेयर कट करते हो। और उम्रा का बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड है। आई वुड से कि अगर आपको कभी ऑप्शन मिले कि उम्रा करने का, तो मेक श्योर कि आप मतलब डेफिनेटली आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन ट्राई कि रमज़ान के अंदर उम्रा किया जाए। लाइफ में एटलीस्ट एक उम्रा आपका रमज़ान के अंदर हो। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि डेफिनेटली इट्स नॉट कि रमज़ान में उम्रा बेहतर होता है क्या होता है, लेकिन उसके बस रीज़न ये है कि अल्लाह ताला के नबी की हदीस है कि जो रमज़ान का उम्रा है उसका जो सवाब है वो एक हज के बराबर है। तो जस्ट लाइक दैट कि मे बी आप 7 दिन के लिए गए हैं और आपने 7 दिनों में भी कोई 3 4 उम्रे कर लिए। कोई उम्रे भी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने एक करना है, आप जितने मर्जी कर लें। आप अगर गए हैं तो आप जितने मर्जी कर सकते हैं। इवन जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो हम 2 दिन मक्का में थे, हमने 2 दिनों में 3 उम्रे किए थे। तो यू जस्ट नीड टू, मतलब आपने एक उम्रा कंप्लीट कर लिया है, आप आए होटल में, आप वापस अपना रेस्ट करें। अभी आपने दोपहर टाइम उम्रा किया, आप रेस्ट करें। आप में भी रात को अगले दिन सुबह दोबारा से जो मिकात का पॉइंट है मस्जिद आयशा, वहाँ जाएं, अपना दोबारा से हराम की नियत करें, वापस आए, तवाफ करें, सही करें, कसर करवाएं, अगर दूसरा उम्रा हो गया। तो यू कैन डू एज मैनी उम्रा एज यू वांट। तो रमज़ान में करने का बेनिफिट होता है कि आपको एक उम्रे का सवाब हज के बराबर मिल रहा होता है, विच इज़ अमेजिंग थिंग। तो लेकिन डेफिनेटली उसका सवाब बाकी दिनों में होता है, लेकिन रमज़ान में बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा होता है। हर चीज़ का आप कह लो वो लगा होता है, बूस्टर लगा होता है आपका हर हर नेकी के ऊपर या हर एक्ट के ऊपर। तो इवन खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब आई थिंक 1 लाख नमाजों के बराबर है। तो रमज़ान को आप 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रमज़ान में पैकेजेस लगे होते हैं आपके, सेल लगी होती है इन सिंपल वर्ड्स, नेकियों की। तो वो वाला पार्ट है। तो ये उम्रे का मेथड है। अब इसमें कुछ मसाइल हैं, वो मेल्स के अलग हैं, फीमेल्स के अलग हैं। वो डेफिनेट जब आप जाएंगे तो फिर आप खुद ही उसको देख लेंगे। लेकिन बेसिक जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जो 4 अरकान है, वो 4 अरकान है, ये आप करते हैं और आपका उम्रा पूरा हो जाता है। हज कैसे होता है? हज के ऊपर, हज के 3 मेथड्स हैं। 3 तरह का हज होता है, तमत्तु, किरान और इफराद। तमत्तु हज ये होता है कि आप पहले उम्रा करते हैं, आप एहराम की कंडीशन से बाहर आ जाते हैं, फिर आप दोबारा 8th को फ्रेश एहराम करते हैं, और फिर आपने 5 दिन एहराम करना था, और आप सेक्रीफाइस मतलब कुछ जानवर की कुर्बानी देते हैं एंड पे।
किरान ही होता है कि आप उम्रा और हज एक ही एहराम के अंदर करते हैं, दरमियान में आप एहराम की कंडीशन को ख़त्म नहीं करते। और इफराद होता है कि आप उम्रा नहीं करते, आप सिर्फ हज करते हैं, और इसमें कोई सेक्रीफाइस की प्रोवाइड नहीं होती। ये लोकल लोगों के लिए जो मतलब वहाँ पे सऊदीया में होते हैं वो सिर्फ हज करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए देयर आर टू ऑप्शंस। या तो वो जाते जाके उम्रा कर लें, क्योंकि पाकिस्तान डेफिनेटली 5 दिन पहले चले जाते हैं हज से, तो वो जाके जाते जाके उम्रा कर लें। उम्रे के बाद उनके पास ऑप्शन है, या तो उम्र के बाद एहराम की नीयत ख़त्म कर दें, मतलब जब उन्होंने हला के कसर करवा ली है तो अपने एहराम की नीयत को ख़त्म कर दें। अगर वो ख़त्म कर देंगे और फिर जब 8 तारीख को दोबारा से एहराम पहनेंगे 8 जुल्हज को, तो वो उनका तमत्ता के अंदर हज आ जाएगा। लेकिन अगर वो एक ही एहराम में करते हैं, मतलब उन्होंने जाके उम्रा किया और वो एहराम में ही रहते हैं कि हज भी हमने इसी एहराम में करना है, तो बेसिकली किरान के अंदर आता है। आसान कौन सा है? आसान ही ये वाला है, क्योंकि डेफिनेटली अब क्योंकि एहराम की कंडीशंस पूरी करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। मतलब आपने खुशबू वाला साबुन यूज़ नहीं करना, आपने खुशबू यूज़ नहीं करनी, और आपने कोई बाल ना आपका टूट जाए, और उसका मतलब आपको फिर उसकी कफारा देना पड़ता है, उससे आई थिंक मुझे उसके टेक्निकल टर्म भूल गई है, वो आपको पे करनी पड़ती है। वो समटाइम हेफ्टी भी होती है, पूरा पूरा आपको जानवर को उसके लिए कुर्बान करना पड़ता है, मे बी 50,000 60,000 आपको वो कफारा पड़ता है, तो वो उसकी कॉस्ट होती है। तो इसलिए ये एहराम की कंडीशन थोड़ी टफ होती हैं, आपने अपने चेहरे पे कपड़ा लेके रखना, मल्टीपल भी कंडीशन होती है, तो इसलिए एहराम की कंडीशन थोड़ी टफ होती हैं। तो फिर जब आप ये वाला पार्ट करते हो ना कि एक ही एहराम में करना, तो इतना लंबा एहराम को उस कंडीशन में रहना, उस बाइंडिंग में रहना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए पाकिस्तानी मोस्टली यही ऑप्ट कर रहे होते, जाके पहले उम्रा करेंगे, एहराम को एग्जिट कर देंगे, और एग्जिट करने के बाद फिर से दोबारा नियत करेंगे फ्रेश 8th को, और फिर से 5 दिन प्रॉपर एहराम में ही रहेंगे, वो अपना उम्रा हज प्रॉपर करेंगे। हज के जो 5 अरकान है, जिस तरह इसमें हमारे पास 4 थे, हज के 5 अरकान है। 8 तारीख को जो 8 जिलहज है, आप बेसिकली एहराम बांधते हो और आप डायरेक्टली जाते हो मीना के अंदर। मीना एक मुकाम है खाना का मक्का के अंदर, वहाँ पे आप नमाज पढ़ते हो और आप एक पूरी रात वहाँ पे गुजारते हो मीना के अंदर। मतलब ये हज के एक तरीका है हज करने का। फिर आप अगले दिन अरफा पे आ जाते हो, जो मैं आपको बेसिकली मैंने ये पिक्चर दिखाई थी अरफात का मैदान। आप अरफात का मैदान आ जाते हो, आप पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करते हो सनसेट तक, मतलब आप गुरूब आफ्ताब तक पहले मगर तो आप पूरा दिन गुजारते हो। दिस इज अ डे जहाँ पे आपकी दुआएं कबूल होती हैं। मतलब ये 9 जिल है, अल्लाह ताला इस दिन हर शख्स की दुआ कबूल करता है जो वहाँ पे हज करने गए होते हैं। तो दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग। तो आप हज सनसेट वहाँ पे होते, फिर आप वापस मुजदलिफा पे आ जाते हो। दिस इज अ पॉइंट एज वेल। वहाँ पे आप नमाज पढ़ते हो और अपनी रात मुजदलिफा में गुजारते हो। वहाँ पे आप कुछ पेबल्स इकट्ठी कर लेते हो जो आपने शैतान को मारनी होती हैं अगले दिन। 10th को आपकी ईद होती है जो 10 जिलहज को। उस दिन आप ग्रेट जमरात, जो बेसिकली जमरात, अच्छा जमरात क्या है? हुआ ये था कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के नबी ने कुर्बान करने का हुक्म दिया था, जो कुर्बानी का पूरा हमारा वो हमें वाक़या बताया गया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने उनको ख्वाब आया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, उनका एक ही बेटा था और अब 82 ईयर्स उनकी अपनी उम्र है और जवान बेटा है। तो अल्लाह ताला के हुक्म पे अपने बेटे को बताते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है, तो उनके बेटे भी कहते हैं कि ठीक है, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया आप कर दीजिए ये। तो अपने बेटे को लेके जा रहे होते हैं किसी खास कोई जगह पे कुर्बान करने के लिए, तो रास्ते में शैतान मल्टीपल शक्लों के अंदर जाके इनको रोकता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो, एक ही तुम्हारा बेटा है ये और वो। तो वो शैतान को कंकरियाँ मारते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि मैं तुम्हारे दाव में, तुम्हारी चालों में नहीं आऊँगा। तो ये फिर हमारी हज की रस्म बन गई कि हम भी शैतान को इस तरह कंकरियाँ मारे, तो वो स्पॉट्स के ऊपर पत्थर बने हुए हैं जिन पे आप कंकरियाँ मार रहे होते हो। तो एनीवेज़ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आप 10th को रमज़ान को कंकरियाँ मारते हो, कुर्बानी देते हो। हज के अंदर कुर्बानी भी फ़र्ज़ होती है, एक जानवर की आपने कुर्बानी देनी होती है, भेड़ की, बकरी की या जो भी इस तरह का छोटा जानवर होता है। आप शेव करते हो, शेव से मुराद है कोई आप हसर या हलक करवाते हो अपने बालों का, और आप तवाफ़ुल इफ़्ता करते हो कि आप जाते हो मक्का, वापस तवाफ़ करते हो और आप एहराम से बाहर आ जाते हो। तो 3 दिन आपने लगातार एहराम की कंडीशन में रहना होता है। अब एहराम से आ जाते हो, फिर अगले 3 दिन आप वापस मीना में अंदर आते हो। मतलब आप मीना में पहले दिन गए थे, वहाँ पे रात गुज़ारी। जब आप 3 दिन वापस मीना में आओगे, आपने 3 रातें वहाँ पे, 3 दिन यहाँ पे गुज़ारने हैं, 11, 12 और 13, 3 रातें गुज़ारनी है, और तीनों दिन आपने जमरात के मुकाम पे जाके कंकरियाँ मारनी है शैतान को, और आपका हज पूरा हो जाता है इन चीज़ों के साथ। फिर आप वापिस, जब आपके मीना में 3 दिन हो जाते हैं, फिर आप वापस खाना कबा आते हो, तवाफ़ुल अलविदा करते हो, मतलब आखिरी तवाफ़ या अलविदाई तवाफ़ वो आप करते हो। और आपका बेसिक हज तो यहाँ तक पूरा हो गया है। लेकिन ये पार्ट भी सुनना तरीका है कि आप तवाफ़ अलविदा करते हो, ये मैं लास्ट तवाफ़ है हज के बाद। जी जब पार्ट, तो अब मीना के अंदर कैसे है, क्या किस तरह होता है, क्या मसाइल हैं, अरफा के मैदान में क्या सीन होता है, ये अगेन उसकी डिटेल्स हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ये 4 अरकान है कि आप मीना में ठहरते हो, अरफा में ठहरते हो, एक दिन मुज़दलिफ़ा जाते हो, मुज़दलिफ़ा ईद के दिन आप जमरात को कंकरियाँ मारते हो, हलक करवाते हो, कुर्बानी देते हो, देन तशरीक
ये 3 दिन आप मीना में ठहरते हो, तो ये आपका आज का मेथड है। यू कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। अच्छा, लास्ट जो पार्ट होता है आपका विजिटिंग द प्रॉफिट, फिर कुछ लोग होते हैं वो बेसिकली पहले मदीना चले जाते हैं और बाद में मक्का आते हैं, कुछ लोग पहले मक्का चले जाते हैं बाद में मदीना आते हैं। तो आई वुड से कि अगर मैं एडवाइस करूँ तो आई वुड से कि पहले कि मक्का जाना चाहिए एंड देन द पर्सन शुड विजिट मदीना, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा आपका इफेक्ट होता है। इफेक्ट इधर खैर इस हर बंदे का अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, लेकिन मक्का इज़ अ प्लेस जहाँ पे अल्लाह ताला का एक जलाल है, मतलब आप वो चीज़ फील करते हो। अच्छा, एक चीज़ मैंने आई थिंक आपको नहीं बताई कि खाना काबा को जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो ना, फर्स्ट टाइम फर्स्ट साइड पे, आप जो भी दुआ मांगोगे कबूल होगी। मतलब अगर किसी ने उम्रा अभी तक नहीं किया है, हज नहीं किया, और वो जब फर्स्ट टाइम विजिट करेगा, अल्लाह ताला हम सबको बार बार लेके जाए, जो फर्स्ट टाइम जब वो विजिट करेगा, तो जो फर्स्ट टाइम वो खाना काबा को देखता है, ये हदीस से हमारे पास आ रहा है कि जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। अब जब फर्स्ट टाइम जो भी जा रहे होते हैं तो वो बड़ी बड़ी सोच विचार है कौन सी पहले दुआ मांगूं। व्हेन आई वेंट फर्स्ट टाइम, तो आई वाज वंडरिंग अ लॉट कि कौन सी दुआ पहली मांगूं। मतलब इंसान सोचता था यार कैसे, कौन सी ऐसी एक ही लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिलनी है, कौन सी ऐसी दुआ मांगी जाए। अच्छा, स्कॉलर्स का इस बात पे भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ कहते हैं कि सिर्फ पहली दफ़ा देखने पे होता है कबूल, बाद में जितनी दफ़ा मर्जी जाओ। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हर विजिट में पहली दफ़ा देखने पर, लेट्स से कि आप अभी 2026 में गए और आपने पहली दफ़ा जो खाना काबा देखा, आपकी दुआ कबूल हो गई। अब 2027 में दोबारा चले गए तो स्कॉलर्स कहते हैं तब भी पहली दफ़ा देखने में दुआ कबूल होगी। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आप किसी को पिक कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो साइट है उस पर देखने आपकी दुआ कबूल होती है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई वाज वंडरिंग अ लॉट कि यार ये दुआ मांगनी है, ये मांगनी है। प्रॉपर मैंने एक वो सारे मैंने स्कॉलर से पूछा कि कौन सी जामे दुआ है जो मांगी जाए कि बंदा बाद में रिग्रेट ना करे कि छोटी चीज़ मांग ली, आप इतने बड़े दरबार में जाके अल्लाह ताला से मांगने जा रहे हो, क्या मांगा जाए पहली दुआ के अंदर, और कौन सी दुआ कीजिए। कुछ किसी स्कॉलर ने कुछ कहा, किसी दोस्त ने कुछ कहा, तो हर बंदे का अपनी एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने अपनी एक पूरी लंबी लिस्ट बनाई थी कि अच्छा ये पहले नंबर पे दुआ मांगनी है, दूसरे पे ये मांगनी, तीसरे पे ये मांगनी है। मतलब आप जाके खाना काबा को देखते हो, आप 20 30 40 मिनट दुआ मांगते रहो। तो मैंने एक लिस्ट मेंटेन की थी कि अच्छा इस ऑर्डर में सारी दुआओं को एग्जीक्यूट करना है, कि इस मौके से पूरा फायदा उठाना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जैसे आप एंटर होते हो खाना काबा में मताफ के अंदर, आपकी जो पहली नज़र पड़ती है, तो यू फील द ग्रैंडवर ऑफ अल्लाह ताला, मतलब यू फील द मेजेस्टी ऑफ अल्लाह ताला, कि आपके एक दिल पे एक रोब पड़ता है। इन इवन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वाज नॉट एबल टू थिंक एंड स्पीक एटलीस्ट फॉर 5 to 7 minutes। मतलब आई वाज इन द फ्रंट, लेकिन आई वाज लाइक आई गॉट पैरालाइज्ड। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मांगना है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पूछना है। बस पूरी पास्ट की लाइफ रिवाइंड हो रही है आंखों के सामने, और आपको समझ नहीं आ रही कि यार आप इतनी बड़ी हस्ती के सामने खड़े हो गए और अभी क्या कहना है, क्या एक्ट कैसे करना है। आपके में भी आंखों से आंसू जा रही हैं, तो एक बड़ी अजीब स्पिरिचुअल कंडीशन होती है। तो बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है हर बंदे का पहला वो वाला देखना। लेकिन अगेन द पॉइंट इज दैट कि वो हर बंदे का खैर अपना एक्सपीरियंस होता है, एवरीबडी कैन हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन ये पहली दुआ कबूल होती है और हमें वो मेक श्योर करने का हमको जामे दुआ मांगे। अच्छा, आई कैन टेल माइन द फर्स्ट दुआ आई मेड आई डिड अ चीट कोड बिकॉज़ वी आर फ्रॉम टेक, तो हम बड़े जुगाड़ निकाले। तो आई माय फर्स्ट वाज दैट कि या अल्लाह इस दुआ में मैं जितनी भी दुआएं मांगे वो सारी कबूल कर लेना। एंड देन आई मेड दुआ फॉर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। तो मेरी पहली दुआ ये थी कि भाई मैं आगे जितनी भी दुआएं मांगने लगा हूँ, या अल्लाह सारी कबूल कर लें। तो जिसका मतलब है कि आपने कवरेज कर ली अपनी सारी दुआओं को। दिस इज मतलब यू कैन अल्लाह इज जस्ट लाइक एक्सपेक्टेशन। आप जैसे एक्सपेक्टेशन करते हो अल्लाह ताला ऐसा डील भी करते हैं। तो यू कैन मेरी मेक अ दुआ। स्कॉलर्स कहते हैं कि सबसे जो बेहतरीन दुआ है वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह इस दुनिया में भी हमें अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे, और आखिरत के अज़ाब से बचा। तो आप दोनों दुनिया जहान को कवर कर लेते हो और आप आखिरत के अज़ाब से बचे। दिस इज द मोस्ट जामे दुआ दैट यू कैन मेक। लेकिन आप कोई डिफरेंट दुआ भी कर सकते हो। मे बी आप ये भी दुआ कर सकते हो कि या अल्लाह मेरी पूरी ज़िंदगी की जायज़ दुआओं को, ख्वाहिशात पूरा कर दी। तो आप पूरी ज़िंदगी दुआएं करते रहें, मे बी वो पूरी होती रहें, क्योंकि अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है। तो जस्ट नीड टू प्ले अ लिटिल बिट स्मार्ट हियर कि आपने कौन सी ऐसी दुआ करनी है और वो कबूल होती रहती है। और एंड इंटरेस्टिंगली दैट्स इवन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वाज डीलिंग विद द इशू फॉर ऑलमोस्ट 1 year, एंड आई मेड दुआ इन द खाना काबा एंड दैट थिंग गॉट फिक्स्ड विद इन नेक्स्ट 3 to 4 weeks। और मुझे उसकी कोई कोई पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आती थी। तो आप मुझे एक्सपीरियंस करते हो अल्लाह ताला कैसे उस चीज़ को पूरा करते हैं, आपकी इन सारी चीज़ों को जितनी आपने मांगी होती हैं वो ओवर द स्पैन आपको पूरा होती हुई नजर आती हैं। तो दैट्स अ थिंग। अच्छा, उसके बाद खाना काबा में द पॉइंट वाज दैट कि आपकी वो एक मजेस्टी अल्लाह ताला का फील करते हो, एक रोब फील करते हो। मतलब आपकी ना हर वक्त दिल की कंडीशन में ना एक रोब होता है अल्लाह ताला का, बड़ा एक जलाल है मक्का के अंदर। एवरीबडी विल से दैट, जिसने भी चीज़ एक्सपीरियंस की, आप जिससे भी पूछेंगे तो दे विल से दैट कि मक्का के अंदर अल्लाह ताला का जलाल है। जब आप उससे सफ़र करके मदीना के अंदर जाते हो, तो मदीना इज़ अ सिटी ऑफ पीस। मतलब
ऐसा यहाँ पे सुकून है कि आप कहीं भी वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कहीं भी। अल्लाह ताला के जब नबी को विजिट करते हैं मदीना के अंदर, मदीना के बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह ताला के नबी खुद हदीस में, प्रेयर इन माय मॉस्क इज़ बेटर देन 1000 एल्सवेयर, कि मेरी जो मस्जिद है, जो मस्जिद नबवी है, उसमें एक नमाज किसी भी जगह के 1000 नमाज़ों के बराबर है, इतना सवाब है इस मस्जिद के अंदर। फिर अल्लाह ताला के नबी की हदीस है कि जो मेरा रौज़ा है, जो वैसे अल्लाह ताला का घर है, बिटवीन माय हाउस एंड माय पल्पिट, जो अल्लाह ताला के नबी का मेंबर था, इज़ अ गार्डन फ्रॉम द गार्डन ऑफ पैराडाइज़, कि वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। अच्छा, ये 3-4 सफ़े बनती हैं, इसको रियाज़ुल जन्नह कहते हैं, कि रियाज़ का मतलब है कि बाग, एंड जन्नह फ्रॉम जन्नत। दिस इज़ द बाग फ्रॉम जन्नत, दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम पैराडाइज़। अल्लाह ताला के नबी की हदीस है, दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम पैराडाइज़, ये पैराडाइज़ का पार्ट है। बेसिकली इफ यू आर प्रेइंग हियर, यू आर प्रेइंग इन द पैराडाइज़। अच्छा, अब ये पार्ट ये है कि आपका ये मेंबर रसूल है, जहाँ पे खुतबा देते थे, आपकी 1 सफ़, 2 सफ़ और 3 सफ़। ये 3 सफ़ें, और ये अल्लाह ताला के नबी का घर था इस साइड पे, जहाँ पे अभी तो यहाँ पे अल्लाह ताला के नबी की कब्र मुबारक है। तो ये घर था, तो आपकी रफली राउंड, मुझे अगर इसकी पूरी पिक्चर यहाँ पे मिल जाए तो आई कैन शो यू दैट, रियाजुल जन्नह फुल पिक्चर। आपको मे बी वीडियो में भी आपको दिखा सकता है। इट्स लाइक दिस वन। तो ये अल्लाह ताला के नबी का वो मेंबर है, यहाँ से लेकर 1 2 3 सफ़े बनती है ऑलमोस्ट, यहाँ से लेकर आपका टोटल अल्लाह ताला के नबी का घर इस साइड पे था। तो ये स्पेस बनती है ऑलमोस्ट 50 टू 60 लोगों के लिए। तो ये रियातुल जन्नत, मतलब ये जन्नत का पार्ट है। अब इसके अंदर सऊदीया का वो प्रॉपर कानून है कि आप अगर जाते हैं तो आपको 20 मिनट्स की स्लॉट मिलेगी ऐप के ऊपर से। आपको 20 मिनट की स्लॉट में अपने अपने टाइम पे जाना, और आपको 20 मिनट के बाद बाहर निकाल देंगे वहाँ से, और आपको अगली जो स्लॉट मिलेगी वो 1 साल के बाद मिलेगी। मतलब अगर आप उम्रा करने गए हैं और आप मदीना गए हैं, तो मदीना में अगर आप 10 दिन भी हैं, तो आपको किसी भी एक दिन को चूज़ करना पड़ेगा कि एक दिन के अंदर, इस टाइम के अंदर मैंने 20 मिनट्स के लिए जाना है। तो आप 20 मिनट्स आपने वहाँ पे जाना है, आप अपने नवाफिल पढ़ें, इबादत करें, जो मर्ज़ी करें, और उसके बाद अगली स्लॉट आपको अगले साल मिलेगी। वो रीसेट नहीं होगा आपका, बेसिकली ऐप के थ्रू हो रही होती है, नुस्ख के थ्रू। तो दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ बिग अपॉर्चुनिटी कि जब हम जाते हैं, वी शुड ट्राई कि हम अपनी रियाजुल जन्नत की स्लॉट किसी फिट टाइम के ऊपर इसको बुक करें। इट कैन बी द तहज्जुद टाइम। मतलब आप देखें, आप जन्नत के गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं, और अगर आप तहज्जुद टाइम के अंदर बैठे हों, तो आप बेसिकली जन्नत में बैठ के तहज्जुद के टाइम पे जब दुआ की कबूलियत के टाइम आप दुआ कर रहे हो, तो जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला की तरफ कितनी जल्दी पहुंचेगी। इट कैन बी तहज्जुद टाइम, इट कैन बी बिफोर एनी नमाज, इट कैन बी आफ्टर एनी नमाज, किसी भी मौके के ऊपर। लेकिन आई वुड से कि जो नमाज से बिल्कुल पिछली स्लॉट होती है ना, वो अगर आप पिक कर लें, तो आपको नमाज रियाजुल जन्नत के अंदर मिल जाती है। व्हेन आई वेंट, तो आई चूज़ फजर। मैंने फजर के टाइम, फजर मैंने इसलिए चूज़ की कि फजर उस वक्त हो रही थी कि आई थिंक 4:40 के ऊपर। आई चूज़ द स्लॉट ऑफ 4:20। 4:20 से 4:40 की स्लॉट थी, और 4:40 के बाद फजर होती है, और फजर के फिर से 20 मिनट बाद स्लॉट होती है। तो इससे होता ये है कि अब आपको 4:40 में उन्होंने बाहर निकाल के अगला ग्रुप लाना होता है, लेकिन क्योंकि 4:40 पर फजर होती है, तो अब डेफिनेटली आपको नहीं निकालेंगे, तो आपके 20 मिनट्स भी एक्सटेंड हो जाते हैं नमाज की वजह से। मे बी वो 20 मिनट्स आपके एक्सटेंड होकर चले जाएँ, लंबे हो जाएँ, और आपके एक्सटेंड होने के बाद मतलब वो 20 मिनट्स काफ़ी एक्सटेंड होते हैं, तो आपको एक नमाज वहाँ पे मिल जाती है। तो इन माय केस आई थिंक दैट वाज़ अ परफेक्ट टाइम। मे बी व्हेनेवर अल्लाह इनवाइट अस अगेन, तो हमें ये चूज़ कर लें, तो बहुत फिट सीन रहता है कि आप अगर वो लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट अगर चूज़ कर लें, तो आपको वहाँ पे 3 चीज़ें मिलती हैं। एक, आपको वहाँ पे तहज्जुद मिल जाती है, क्योंकि फजर से पहले वाला टाइम तहज्जुद का होता है। आपको तहज्जुद के अंदर 20 मिनट मिल गए, अज़ान हो गई है, आप उधर बैठे हुए हो। अब फजर की क्योंकि नमाज़ थोड़ी लेट हो रही होती है, जब अब अज़ान होगी ना, अज़ान के बाद आपको निकालेंगे नहीं। वैसे तो हर नमाज हर अज़ान के बाद फ़ौरन 10 मिनट बाद जमात हो जाती है, लेकिन फजर की जमात रफली अराउंड 30 मिनट, 30 टू 40 मिनट्स के बाद हो रही होती है। तब आपको अज़ान हुई फजर की, अब अगला ग्रुप का टाइम कैंसल है, क्योंकि अगले ग्रुप ने अब नमाज के बाद स्टार्ट होंगे, तब आपके वही बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, जो बेसिकली पहले से बैठे हैं। तो वो 20 मिनट्स एक्सटेंड होके आपके रफली अराउंड 1 आवर तक वो स्ट्रेच हो जाता है, कि आप 1 घंटे तक बैठे हो, आपको तहज्जुद भी मिल गई, आपको फजर भी मिल गई, तो आप एक ही अपॉर्चुनिटी में 3-3 चीज़ें कैच कर लेते हो। और वी शुड मेक अ लॉट ऑफ दुआज़ हियर। आप एक ऐसे पार्ट में बैठे हो कि मतलब, सो आई लर्न अ वेरी ग्रेट थिंग फ्रॉम अ स्कॉलर, एंड आई मेड श्योर मैं भी इस चीज़ को करूँ। बड़ी 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 अच्छी एक दुआ सीखी थी, विच अट्रैक्ट मी अ लॉट, कि और वो आपको हिट भी करती है। दैट वाज़ दैट कि या अल्लाह, मैं रियाज़ुल जन्नह में बैठा हुआ हूँ, मतलब मैं जन्नत के अंदर बैठा हूँ ना, दिस द पार्ट ऑफ जन्नह। अल्लाह ताला की नबी की हदीस है, दिस द गार्डन ऑफ द गार्डन ऑफ पैराडाइज़। तो या अल्लाह, आपकी ही नबी की हदीस है कि जिसको एक दफ़ा जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, आप उसको निकालेंगे नहीं। तो लॉजिकली आई एम इन जन्नह।
तो या अल्लाह मेक श्योर कि जब क़यामत का दिन आए तो मैं जन्नत के अंदर ही जाऊँ, क्योंकि आपका ये वादा है कि आप जिसको जन्नत में अगर वो दाखिल कर दे तो आप निकालेंगे नहीं। तो मैं अगर आज जन्नत में, तो आई वांट कि मैं क़यामत के अंदर भी जन्नत में हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल दुआ जब आप, और अगेन अल्लाह ताला इज़ लाइक एक्सपेक्टेशंस, तो आप वो उसको उस तरह एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे तो अल्लाह ताला अता भी करते हैं। तो आई थिंक द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग दैट कि वी शुड आल्सो ट्राई कि हम इस तरह के कुछ, क्योंकि ये मोमेंट ना बड़े बड़े आप कह लें कि होते हैं जिसमें हमें इनको कैच करना चाहिए। कैच करने में मुराद है कि ये बार-बार ज़िंदगी में नहीं आते। हमें इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए इन मोमेंट्स से। तो आपकी खाना काबा की पहली दुआ है, आप रियाज़ुल जन्नह में 20 मिनट हैं, पता नहीं फिर कभी मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। वी शुड मेक अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल दुआज़ हियर, तो वो वाला एक पार्ट है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि आपका मक्का के अंदर वो पहली दुआ, और खाना मदीना के अंदर जो रियाज़ुल जन्नह वाला पार्ट है। उसके बाद मदीना की अगर हम ऐसे बात करें तो इट हैव अ लॉट ऑफ सीरेनिटी, मतलब आपको एक ऐसा पीस मिलेगा, यू विल यू विल मे बी वांट दैट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि मे बी आप पूरी ज़िंदगी फिर क्रेविंग करोगे कि मुझे ये वाला सुकून दोबारा मिल जाए। एटलीस्ट इट हैपेंड फॉर मी, कि आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लें, आप नॉर्थ में जितने मर्ज़ी ट्रिप मार लें, आप और कंट्रीज़ में ट्रिप मार लें, आप अपनी जितनी मर्ज़ी
अस्सलाम वालेकुम, am I audible? ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगेन देयर वाज इशू ऑफ वाईफाई, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो आई थिंक वी वर एट द कंक्लूडिंग पॉइंट्स। द पॉइंट्स वाज दैट के the first thing is that कि खाना काबा के अंदर फर्स्ट दुआ, एंड द सेकंड थिंग मदीना के अंदर द फर्स्ट द रियाजुल जन्नह वाला पार्ट, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा सारी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मदीना हैज़ इट्स ओन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, पीस के लिहाज से एंड सेरेनिटी के लिहाज से, मक्का जलाल के लिहाज से। देयर आर डिफरेंट, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वो एक तो यही कि वेन एवर मतलब पहली चीज़ तो है कि हमारा ये होना चाहिए प्लान कि हम इस चीज़ को प्लान आउट करें इन द लॉन्ग टर्म के, मे बी आफ्टर अ ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कुछ ना कुछ सेविंग्स करें उस पार्ट इस जर्नी के लिए। इसको हम डेफिनेटली इसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। हम नॉर्थ के टूर्स प्लान कर लेते हैं, हम बहुत सारी अपनी दूसरी प्लानिंग्स कर रहे हैं, लेकिन ये कभी हमारे प्लान्स में होता ही नहीं है। तो दे शुड बी इन आवर प्लान एज वेल, विजिटिंग अल्लाह ताला का घर और मदीना। और सेकंड थिंग, whenever you go, तो इस चीज़ को सिर्फ मैक्सिमम फ़ायदा उठाना इज़ द मेन थिंग। अब पॉसिबल है तो आप रमज़ान में जाएँ, आपके बूस्टर लग जाता है हर चीज़ की रिवॉर्ड्स का। रमज़ान में नहीं है तो यू कैन गो एट एनी अदर टाइम, लेकिन उसके अंदर भी जो भी जिस चीज़ जगह का जो अमल है उसके अंदर मेक श्योर कि आप कैसे स्मार्टली वहाँ पे एक्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हैं वहाँ से। मदीना के अंदर यू नीड टू स्पेशली टेक केयर ऑफ़ यू अदाब के अंदर कि यू आर इन द सिटी ऑफ प्रॉफिट, और अल्लाह ताला के नबी का ऑब्वियसली वी शुड रिस्पेक्ट हिम। जो अगर वो हमारे साथ होते तो जिस तरह हम उसकी रिस्पेक्ट करें, जिस तरह अपने मदीना में भी वहाँ पे रिस्पेक्ट करनी है। देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स इन दैट कि आपने में भी ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना, आपने एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बलनेस अपने दिल में हमें हर वक्त रखनी है। आपने मतलब इवन माई टीचर सेड टू मी कि आपने अगर चलना भी है तो आपने ज़्यादा ज़ोर से जूतों से आवाज़ नहीं करनी कि अल्लाह ताला के नबी डिस्टर्ब ना हो जाए। एंड दैट वाज द पीक ऑफ ह्यूमिलिटी जो मैंने देखी कि यार ये भी लोगों में इतनी भी होती है टेंशन कि हमने अगर चलना भी है तो हम अपनी आवाज़ भी पाँव से ज़्यादा ना आए, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी डिस्टर्ब हो सकते हैं इससे, आप उनके सिटी में आए हो। तो इट इज़ अ लॉट रिलेटेड टू आदाब एज वेल, वो हमने करना है। अनफॉर्चुनेटली एक हमारा भी प्रैक्टिस बन चुकी है, क्योंकि हर चीज़ कैपिटलाइज हो चुकी है और हर चीज़ मोनेटाइज हो चुकी है। तो मदीना और मनव्वरा और मक्का भी आपके शॉपिंग सेंटर्स बन चुके हैं। मतलब आपके बड़े बड़े टावर्स हैं मक्का के बिल्कुल सामने, मदीना के सामने बिग बिग टावर्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। और हर जो भी वहाँ पे जाता है उसकी कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज़ देख लूँ, मैं अलबाग का रोस्ट खा लूँ, मैं इसका ये खा लूँ, मैं उसका वो एक्सपीरियंस कर लूँ, यहाँ से मैं जाए नमाज पर, मतलब जो भी मतलब प्रॉपर वो देखनी होती है। तो आई थिंक उससे आपकी स्पिरिचुअलिटी किल हो जाती है। डेफिनेटली डू योर शॉपिंग, आपने जो करनी है अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, लेकिन उसको सर पे सवार नहीं करना चाहिए। आज हमारा ये वाला ट्रिप भी एक इंटरटेनमेंट के लिए बन चुका है, और अनफॉर्चुनेटली जिससे बेनिफिट गेन करने वो हम नहीं कर पाते। तो ट्राई कि जब आपको मौका मिले आप जाएँ, आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकालें, लेकिन उसके साथ साथ एक मेक श्योर करें कि मे बी इस तरह की जितनी भी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं, कि कुछ चीज़ें शॉपिंग करनी है, कुछ बाय करना है, उस तरह की चीज़ें हैं, उसको मैं भी लास्ट डे पे रख दें कि आखिर वाले दिन देख लेंगे। पहले जितने भी मेरे दिन है मैंने इस पे फोकस करना है, तो वो वाला इसमें पार्ट है। तो दिस इज द पार्ट। और या दैट्स प्रीटी मच। इसके अंदर आई थिंक सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो ये है कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है कि आई थिंक पैसे से चीज़ नहीं होती कभी भी। मतलब आपका उम्र है, आपका हज है, तो आपका पैसे से नहीं होती, तो अल्लाह ताला वो खुद इनवाइट नहीं करते। यू वॉन्ट बी एबल टू मेक दैट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो बाकू का ट्रिप कर लेंगे, वो मे बी बाली चले जाएंगे, वो स्विट्जरलैंड का ट्रिप मार आएंगे, लेकिन अभी उनको उनको इतनी वो से कहते हैं ना कि तौफीक नहीं मिलती कि वो खाना काबा जा सकें या मदीना मुनव्वरा जा सकें। तो दिस थिंग हैज़ नथिंग टू डू विद मनी। ये हमें हमें कभी कभार लग रहा होता है शायद हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम नहीं जा सकते, लेकिन दिस थिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द मनी। बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी कभी इनवाइट नहीं करता। दिस थिंग इज मोर रिलेटेड इन्विटेशन। तो हमने इस चीज़ की भी डेफिनेटली इस चीज़ की तो कोशिश करनी है कि फाइनेंशियल हों, फाइनेंशियल लगते हैं इस चीज़ के ऊपर। आपका हज के ऊपर 1.2 to 3 मिलियन लग जाता है, और आपका उम्रे के ऊपर भी आपका 3 से 5 लाख के दरमियान लग रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना लग्जरी उम्रा कर रहे हो या जितना आप इकोनॉमी उम्रा कर रहे हो। लेकिन 3 to 5 6 लाख इज द बेयर मिनिमम इस कैटेगरी में आ रहा था, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह आप कर रहे हो। तो फाइनेंशियल लग रही है, एनर्जी लग रही है, सारा कुछ है, तो उसकी दुआ करनी है, कोशिश करनी है। लेकिन उसके साथ साथ वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि हम अल्लाह ताला से तौफीक की भी दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे भी इनवाइट कर अपने घर में, इट हैज़ अ लॉट टू डू। So that's pretty much that's everything. Doing the recap, ज़कात part is covered, हज उम्रा part is covered, हज किस तरह होता है, क्या कौन कौन से मेथड्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, this is pretty much covered. And then maybe in the next session inshallah we will move towards salah, or after covering that there will be only 2 3 topics
दैट विल लेफ्ट, जिसमें बस एक टॉपिक के अंदर एक फ्रेमवर्क डिस्कस कर लेंगे, हाउ टू स्पेंड द नेक्स्ट लाइफ, जिसमें जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं आपकी हलाल व हराम की, क्योंकि हमारे बहुत सारे जॉब्स के अंदर चैलेंजेस आ रहे होते हैं कि व्हाट टू डू, कौन सी इंडस्ट्री परमिसिबल है कौन सी नहीं है, डेली लाइफ के मतलब इट विल बी द फिक ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो चीज़ें आ रही होती हैं कुछ ऐसे फ्रेमवर्क हम लर्न करें तो अपने डिसीजंस शरिया कंप्लाइंट डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने कैरियर के अंदर। तो वो हम एक सेशन करेंगे। देयर विल बी मे बी 3 to 4 more sessions before we will conclude that series inshallah. So that's pretty much. If you now have any kind of questions you can ask. Jazakallah. After that one. और चैट में मुझे अभी क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आई रीजॉइंड तो वो सारे चले गए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड बिफोर यू कैन प्लीज स्टार्ट अगेन। ओके, सो आई डू हैव अ क्वेश्चन। मुझे ये बात वैसे अभी पता चली है कि आपके पास अगर जितना मर्जी गोल्ड हो, फॉर एग्जांपल 1 तोला भी मैंने भी निकाला है उसकी प्राइस तो मुझे 330 प्लस मिली है। तो अगर 1 तोला भी गोल्ड आपके पास है तो आपने उसे कैश में कन्वर्जन की और अगर वो आपके हिसाब से बढ़ रहा है तो आपको 1 तोले में भी ज़कात पे करनी है, राइट? जी। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इसकी कैलकुलेशन अपने सोने के अकॉर्डिंग की है कि मेरे पास कितना गोल्ड है, तो ज़कात में सिर्फ मेरे गोल्ड पे एप्लीकेबल होगी या फिर मेरे जितने भी एसेट्स होंगे, मेरा कैश, सिल्वर, गोल्ड, एवरीथिंग, हर चीज़ पे एप्लीकेबल होगी या जिसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन की है सिर्फ उस चीज़ पे एप्लीकेबल होगी? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। जितने भी आपके एसेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं अभी अपनी वेल्थ की कैलकुलेशन करूं तो आई वुड से कि ठीक है मेरे पास आज में भी 2 तोले गोल्ड पड़ा हुआ है, तो दिस इज माय वन एसेट। सेकंड थिंग, मेरे पास में भी 50,000 मेरे पास में भी सेविंग्स पड़ी हैं बैंक के अंदर, राइट, कैश की सेविंग है इन बैंक, ये पार्ट हो गया। मे भी हो सकता है मेरे पास 2 तोले सिल्वर पड़ा हो, चांदी का कोई यूजरी मेरे पास पड़ी हुई है या एनीथिंग लाइक दैट। और हो सकता है कि बाकी इसमें मजीद डेप्थ में जाते देयर कैन बी प्रॉपर्टी एज वेल, देयर कैन बी इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, वो काफ़ी मे बी इस लेवल पे आपके पास नहीं होगा लेकिन वो भी इसमें आती है। लेकिन लेट्स से हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब पहले मैंने नेटवर्थ निकालेंगे कि अच्छा गोल्ड अगर 2 तोले है तो हम पहले देखेंगे अच्छा 1 तोला गोल्ड प्राइस वो कितनी है आज। तो इट विल बी आपके पास तकरीबन 24 कैरेट गोल्ड है तो 450 लाख हम कह लेते हैं उसको। तो 450 लाख के लिहाज से दिस इज रफली अराउंड 9 लाख। अच्छा 50,000 मेरे पास सेविंग्स आ गई इन कैश, इसको मैं सेपरेट इधर लिख लेता हूँ 50 के, ये वाला आ गया। एंड 2 तोला सिल्वर, आई थिंक ये 12 के बनेगा क्योंकि 6,000 आपके पास है सिल्वर तोला प्राइस टुडे। तो दिस इज 6,800, ठीक है 6,800 विच मीन्स 13,000 रफली बन जाएगा 13.5। अब मैं टोटल लिखूंगा मेरे पास 9,63.5 बन गया, 64,000 बन गया। अब मैं देखूंगा कि क्या मेरी ये सिर्फ, अगर तो मेरे पास गोल्ड से सिर्फ होता, अगर मेरे पास 9 लाख का गोल्ड होता तो फिर मैं देखता कि सिर्फ गोल्ड है और कुछ भी नहीं है बैंक में, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं पड़े हुए। अगर तो सिर्फ गोल्ड है तो आई वुड से कि मेरा निसाब क्या बनता है। तो निसाब के अंदर सिर्फ गोल्ड है तो फिर मेरे पास ज़कात एप्लीकेबल हो ही नहीं रही क्योंकि सिर्फ गोल्ड पड़ा है। और उसके लिए इट्स मैटर्स कि हमारे पास 7.5 तोले सोना हो जो मेरे पास नहीं है आज। जब इसको मैं वापस लेके आऊँगा, अब मेरे पास मिक्स्ड एसेट्स हैं, कुछ कैश भी है, कुछ सिल्वर भी है, कोई प्रॉपर्टी भी है, मिक्स्ड एसेट्स हैं। अभी मैं इन दोनों में देखूंगा मिनिमम थ्रेशोल्ड किसका है। वो वाला है 52.5 तोले, इसकी 330 की बनती है, मतलब 52 मल्टीप्लाई बाय 6.8 जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। तो अगर हम इसको भी देखें चेंज ना होगी हो 6,8,000 मल्टीप्लाई बाय 52.5 3,57,000 तो इस बढ़ गई है। आई थिंक लास्ट सेशन में 330 की थी। तो क्या ये इज इट ग्रेटर देन 357? यस इट इज ग्रेटर। इट्स मीन कि मैं साहिब निसाब हूँ, मुझ पे ज़कात फ़र्ज़ है। अब लेट्स से ये मेरे पास अमाउंट आज ही इकट्ठी हुई है, अगर तो आज नहीं हुई तो फिर मैंने ट्रेस बैक करना है कब इकट्ठी हुई थी, उस दिन से मेरे पे ज़कात फ़र्ज़ हुई थी। अगर लेट्स से ये आज इकट्ठी हुई है तो आज अगर 24 सफ़र तो आई वुड सी 24 सफ़र नेक्स्ट ईयर। उस नेक्स्ट दरमियान में कम हो ज़्यादा हो डजेंट मैटर, उस नेक्स्ट ईयर में उस वक़्त का जो निशाब बनेगा उस वक़्त में मेरी सारी एसेट्स की अमाउंट से वो ज़्यादा हो उससे, तो आई विल कैलकुलेट 2.5%, उसको मैं अप्लाई कर दूंगा। 2.5% लेट्स से इसका 9,64,000 मल्टीप्लाई बाय 64,000 मल्टीप्लाई 2.5, तो दिस इज नॉट रॉन्ग, 9,64,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दिस इज 24,100। अब मेरे ऊपर 24,100 ज़कात फर्ज है जो मैंने पे करनी है, इसमें से देनी है। तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट इन केस ऑफ योर मिक्स्ड एसेट। तो आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन।
ओके, ओके। और जो आपने यही बताया ना कि सेव्ड एसेट्स पे ही ज़कात होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अर्निंग अभी इस टाइम पे कुछ अमाउंट है जो निसाब के अंडर आती है, ठीक है? और मैं उसको यूज़ भी कर लेती हूँ। लाइक मैं यूज़ करती हूँ और मेरे नेक्स्ट ईयर भी उतनी अर्निंग मेरे पास उतनी अर्निंग होती है, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ वो यूज़ हो जाते हैं और मेरे पास सेविंग बहुत कम बचती है, ठीक है? तो फिर मतलब वो मेरे पास रखा हुआ नहीं है, वो यूज़ भी हो रहा है बीच में। लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन की हिसाब की तब भी, और जब मैंने कैलकुलेशन की हिसाब की तब भी मैंने अर्न कर लिया था उतना उस टाइम तक, तो उस पे भी एप्लीकेबल होगी। और अगर मेरी ज्वेलरी भी यूज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन में किसी पे यूज़ कर रही हूँ, कोई यूज़ कर रहा है, फंक्शंस पे यूज़ कर रहा है, बहुत कम यूज़ कर रहा है, लेकिन वो फिर भी सेव्ड है, तो उस यूज़ ज्वेलरी पे भी ज़कात एप्लीकेबल होगी। ठीक है। अच्छा, पहला जो आपका क्वेश्चन है सैलरी वाला, उसमें ये कि आपने बस इस चीज़ को ट्रैक करना है कि आपका निसाब पूरा कब हुआ है। जिस वक्त ये निसाब पूरा हो गया उस वक्त आप साहबी निसाब हो गया, अब आपने अगले साल ट्रेस करना। अब अगले साल अब दरमियान में आपके पास में भी लाख पड़े हों, मे बी वो बढ़ के 20 लाख हो जाए, मे बी वो बढ़ के आपको ये भी खत्म हो जाए, आपको कर्ज लेना पड़ जाए, मे बी आपके पास 2 लाख आपने कर्जा ले लिया, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वो साल चेंज नहीं होगा। आपने दरमियान में अप्स आ रहे हैं, डाउन्स आ रहे हैं, आप सैलरी यूज कर रहे हो, पैसे जो मर्जी कर रहे हो, डजेंट मैटर। आपने उसी डेट पे देखना है उस डेट पे कितने हैं। अगर तो उस डेट पे निसाब से ज्यादा होगा फिर आप ज़कात दोगे, अगर उस डेट पे ज़कात से ज्यादा ना हुए, कम हो गए निसाब से, फिर वो डेट कैंसिल आउट हो जाएगी, देन इट वोंट मैटर। फिर आप अगली डेट देखोगे अब कब पूरे होते हैं निसाब से, तो फिर आप वो डेट ट्रैक करोगे। तो साल के दरमियान में जो मर्जी हो रहा हो, आप यूज कर रहे हो जैसे मर्जी कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ हर ईयर के एंड पे देखना होता है। ये होता है। तो इसलिए वो वाला पॉइंट भी मैंने मेंशन किया था कि लोग फिर यही करते हैं कि जब ज़कात होने का टाइम आता है करीब, वो साल पूरा के 24 सफ़र करीब आएगा, तो मैं भी 10-15 सफ़र को अपने पैसे सेविंग पड़ी है उसकी गाड़ी खरीद लेंगे, कोई किसी जगह पे कोई किसी को गिफ्ट कर देंगे, कैसा काम कर लेंगे वो निसाब से काम आ जाए, ज़कात देनी ना पड़े। तो ये एक टेक्निक होती है, तो वो इससे इस समय भी आप उसको बेहतर समझ पाएँ। तो दरमियान में कम हो रही हो ज़्यादा हो जाए डजेंट मैटर, साल टू साल में चेक करना था, एक दफ़ा पूरा हो गया तो उससे अगले साल देखना है, उस वक्त होगा दे देंगे, नहीं होगा तो इट डजेंट मैटर। दिस इज द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के यूजली पर्सनल यूज़ में होती है, उस पर ज़कात एप्लीकेबल होती है नहीं होती। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसमें देयर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन स्कूल ऑफ थॉट्स। हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, इट्स सेड कि आपकी ज़कात एप्लीकेबल होती है ज्वेलरी के ऊपर। इट डजंट मैटर कि वो गोल्ड के ऊपर है, वो जो सिल्वर वो जिसके ऊपर भी है वो एप्लीकेबल होती है। इसको आई थिंक मैंने मेंशन भी किया था यहाँ पे। इस आज हम डेप्थ नहीं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था, लेकिन ज़कात इज ड्यू अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, वो ये और जो शाफी और हम्बली हैं, क्योंकि हमने 4 स्कूल ऑफ थॉट देखे थे, उनके मुताबिक ज़कात ड्यू नहीं होती ज्वेलरी के ऊपर, क्योंकि ये पर्सनल यूजेज के अंदर आती है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट, अच्छा इसको हम दोनों का एविडेंस क्या है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अब यू विल लिंक बैक टू दोस लेक्चर ऑफ फिक दैट वी डिस्कस। अगर तो लेट्स से अगर आप सारी उम्र से हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते आ रहे हैं कि यार इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पर जाकर जब आप देखोगे कि मेरे तो ज़कात अप्लाई हो रही है ज्वेलरी के ऊपर, तो अब आप यहाँ पर आप फतवा शॉपिंग करके किसी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के ओपिनियन लोगे, तो आप अपनी स्कूल ऑफ थॉट नहीं मान रहे हो, अपनी नफ्स की पैरवी कर रहे हो कि जिस तरह कुरान की आयत है कि आपने उस शख्स को नहीं देखा, ए नबी आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया। तो आप फिर जिस भी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हो उसकी रूलिंग के अकॉर्डिंग आपने चलना है। अच्छा, अब इनकी रूलिंग कैसे आ रही है? शाफी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट है, जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट है, वो उसी प्रिंसिपल को पिक करते हैं कि आपकी पर्सनल यूजेस के ऊपर ज़कात नहीं होती। आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपके लैपटॉप है, मैकबुक रखी हुई है अपने 4 लाख की, उस पर ज़कात नहीं होगी। तो इसी तरह ज्वेलरी भी क्योंकि वुमन की अपनी पर्सनल यूजेज में होती हैं, वो शादियों वगैरह पहन रही हैं, वो वैसे उन्होंने कुछ पहना हुआ है तो उस पर नहीं होगी, तो उनका ये प्रिंसिपल इस पर अप्लाई होता है। लेकिन जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि ठीक है, गाड़ी पे अप्लाई नहीं होगी, लैपटॉप पे अप्लाई नहीं होगी, किसी भी होगी, लेकिन ज्वेलरी के ऊपर होगी। वो क्यों होगी? यहाँ पर आगे अपना वो प्रिंसिपल ब्रेक कर देते हैं। वो ब्रेक क्यों करते हैं? वहाँ पे वो हदीस लेके आते हैं, हमने वो लास्ट टाइम भी देखी थी, सुनन अबी दाऊद की हदीस है दिस वन, वो भी सी है यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर। दिस इज हदीस, दिस इज सही हदीस, सुनन अबी दाऊद की बुक है, सही हदीस है, अलबानी से नरेशन है। अल्लाह ताला के नबी जब वो घर में आते हैं तो वी एंटर्ड अपॉन आयशा, अपनी वाइफ से पूछते हैं, और आयशा नरेट करती हैं हदीस को, जब वो घर में एंटर होते हैं तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी घर में आए, उन्होंने मुझे देखा कि मेरे हाथ में 2 सिल्वर की अंगूठियां थी, राइट, चांदी की अंगूठियां थी। ही आस्क्ड व्हाट इज दिस आयशा, ऐसा ये क्या है? तो आई सेड आई हैव मेड 2 ornaments माई सेल्फ फॉर यू, तो मैंने 2 ornaments में भी, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट, में भी कि अपने लिए मैंने भी सजावट के लिए 2 चीज़ें दी हैं आपके लिए। वाइफ कैन डू आपकी क्या उसे कहते हैं, हुस्न जमाल वगैरह अपने शोहर के लिए, तो इसी तरह के मैंने अपने लिए नहीं है कि आपको दिखाने के लिए वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला उनसे पूछती हैं कि डू यू पे ज़कात ऑन देम? आई सेड नो।
और आई सेड व्हाटएवर अल्लाह विल, कि उन्होंने कहा कि मैंने नहीं दी ज़कात, तो अल्लाह ताला के नबी कहते हैं दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू टेक यू टू द हेल फायर, कि अगर तुमने इस पर ज़कात नहीं दी अपने इन 2 सिल्वर रिंग्स के ऊपर, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू टेक यू टू द हेल फायर। अब जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो अपना प्रिंसिपल यहाँ पे आगे वो कहते हैं कि नहीं वही प्रिंसिपल रहेगा, पर्सनल यूज है, लेकिन हनफी स्कूल ऑफ थॉट यहाँ ब्रेक करते हैं और वो इस हदीस को आप एविडेंस में लेके आते हैं। और मुझे भी यहाँ पे आगे इस चीज़ की ज़्यादा एविडेंस लगती है, मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ है कि देयर इज अ ज़कात ऑन द वुमेन पर्सनल यूज ज्वेलरी, क्योंकि आपकी अगर इतनी बड़ी हदीस आ रही है, अल्लाह नबी आयशा को ये बात कह रहे हैं, तो दिस इज इटसेल्फ इज एविडेंस कि आपकी ये वाला पार्ट है। तो बाप पे डिपेंड करता है कि आप हदीस को ले, मतलब अगर तो आप हनफी हैं फिर तो आप डेफिनेटली यही फॉलो करेंगे। मैं सेल्फ पर्सनली फॉलो द हनफी फिक 90% ऑफ द टाइम्स, तो मैं तो इसी को फॉलो करता हूँ। अगर शाफी और हमली भी हैं, यू कैन फॉलो दैट प्रिंसिपल, आपको गुनाह नहीं होगा क्योंकि आप ट्रस्ट करते हुए एक फिक को फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर आप मे बी इस मौके के ऊपर अपने स्कूल ऑफ थॉट को छोड़ के हदीस को फॉलो करोगे, उस मोमेंट में भी वो ज़्यादा अफजल है, तो वो अलग पार्ट है। तो इसको मैंने इन डेप्थ इसलिए आंसर किया है कि अगर तो मैं सिंपल ये कहता कि हाँ भाई ज़कात फर्ज है, तो कल को आपको कहता कि नहीं वुमेन ज्वेलरी होती नहीं है, गोल्ड के ऊपर ज़कात होती नहीं है, तो आपको 2 डिफरेंस आप कहते पता नहीं सच क्या था गलत क्या था। लेकिन ये 2 ओपिनियंस हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट हदीस को लेके आ रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट अपने प्रिंसिपल पर कंसिस्टेंट रहता है, ये 2 वाली हैं। देन इट्स योर डिसीजन कि आपने किसके ऊपर जाना है। और आई थिंक आई वाज एबल टू गिव द ब्रीफ आंसर टू दैट। तो ये वाला है। ओके, आई गेट इट, थैंक यू। और एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा था वो ये कि अगर जैसे ज़कात हर फैमिली मेम्बर पे इंडिविजुअली होती है, राइट? तो यस, अगर मेरा जॉइंट अकाउंट है किसी फैमिली मेम्बर के साथ है, इवन किसी फ्रेंड के साथ, तो उस पे ज़कात एक बंदे के एप्लीकेबल होगी या दोनों के एप्लीकेबल होगी? आई थिंक इसके ऊपर मुझे किसी से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि इसका मुझे भी अभी नहीं पता कि व्हाट्स द रूलिंग ऑन द ज्वाइंट अकाउंट। फ़र्ज एक भी होती है, और आपका एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे पे कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई हैव माय वाइफ, और मेरी वाइफ के पास कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है और वो साहब निसाब है, तो उस वाइफ का हस्बैंड उसके लिए पे कर सकता है कि लेट्स से वाइफ की 25,000 उसकी ज़कात ड्यूएबल है, तो वाइफ हस्बैंड अपने पैसों से उसकी बिहाफ पे पे कर सकता है। तो ये तो रूलिंग है। अच्छा, ज्वाइंट अकाउंट भी इसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका मैं भी आई कैन गिव यू आंसर इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि इसके लिए पहले मुझे खुद कंसल्ट करना पड़ेगा किसी स्कॉलर से, क्योंकि इसका मुझे बीइंग ऑनेस्ट आंसर अभी क्लियरली नहीं पता कि इसको आप कैसे ब्रेक डाउन करते हो अकाउंट कॉन्टेक्स्ट में। ओके, ओके। और हज के बारे में मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हज के लिए हज फ़र्ज़ है अगर आप साहिब निसाब हो, ठीक है? लेकिन अगर आपने कुछ सेव किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों की मैरिज के लिए या फिर कुछ भी इस तरह के लिए जो आपकी ऑब्लिगेशन है, आपका फ़र्ज़ है, तो फिर उसको प्रायोरिटाइज़ करना या फिर हज को प्रायोरिटाइज़ करना, इस बारे में क्या रूलिंग है? अच्छा, वो डिपेंड करता है नीड्स वर्सेस वांट्स के ऊपर। तो नॉर्मली स्कॉलर्स कहते हैं कि ऑब्लिगेशंस इज बेटर देन, इज मोर देन हज। जब हज की जो ऑब्लिगेशन है इट शुड बी नीड, नॉट द वांट्स, ये प्रिंसिपल होता है। अब तो वो अगर तो वो हज सेव, अगर वो किया कि लेट्स से मैंने 10 लाख सेव किया था अपनी लेट्स से डॉटर की या सन की या चिल्ड किड की मैरिज के लिए, राइट? और दिस इज सेविंग फॉर दैट, या मैंने 12 लाख सेव कर लिया, अब वो 12 लाख में साहब निसाब भी हो गया हूँ, तो स्कॉलर वुड से कि अगर आपके बच्चे की उम्र ऑलरेडी 24 25 26 साल है, तो डेफिनेटली यू हैव द राइट कि आप उसकी शादी करें। तो अब आपकी ऑब्लिगेशन ये है कि आप अपनी इस नीड को पूरा करें, हज को भी आप डिले करें, आप बाद में करते हैं। अब आपने लेट से सेव आपने में भी 30 लाख किया है, तो 30 लाख में शादी करना इज नॉट अ नीड, इट्स अ वांट, कि आप प्रॉपर धूम धमक्के से शादी कर रहे हो, फुल शशके वाला जो एक सीन होता है, तो ये वांट्स में जाएगा। तो वो आपने खुद डिफ्रेंशिएट करना कि मेरी नीड्स कहाँ पे, मेरी वांट्स कहाँ पे है। तो शादी का तो ये एग्जाम्पल थोड़ी सी क्रिटिकल है, शादी होगी, एजुकेशन होगी या मेडिकल की कुछ एमरजेंसीज होगी, इसके लिए अगर आपने सेव करके रखा हुआ है और वो नीड्स में कितना आ रहा है और वांट्स में कितना, वो अपने मानना है। लेकिन अगर आपने लेट से वो नीड्स में आ ही नहीं रहा, वो प्योरली वांट्स में आ रहा है कि मेरे पास में भी 20 लाख पड़ा हुआ है, और मेरे पास अभी मैं भी घर में ऑल्टो खड़ी हुई है, और मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास 20 लाख पड़ा है, मैं ऑल्टो से शिफ्ट करके मैं यारिस क्रोला पे चला जाता हूँ। अब ये मेरी प्योरली एक वांट है, इसके ऊपर अगर मैं हज को प्रेफर नहीं करता और मैं ये वाला पार्ट प्रेफर कर रहा हूँ ना, तो देन इट्स नॉट राइट। तो जहाँ पे तो प्योर वांट्स आ रही हैं, उसमें तो टोटली क्लियर है कि वो चीज़, अगर आपका ऑल्टो आपका फंक्शन सर्व कर रही है, आप ट्रैवल से कर पा रहे हो, सारा कुछ हो रहा है, तो अपग्रेडेशन इन द लाइफस्टाइल, अपग्रेडेशन इन द कार, अपग्रेडेशन इन द हाउस, इट डजंट, हज हज प्रायोरिटी लेगा वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे आपकी नीड्स आएंगी, इट कैन बी मैरिज, इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी एजुकेशन, वहाँ पे आपकी ऑब्लिगेशन प्रायोरिटी लेगी। लेकिन उसमें जो पॉइंट है वो ये वाला क्रिटिकल, कि फिर आपने वहाँ पे असेस करना है कि मेरी नीड्स कितनी है और मेरी वांट्स उस
स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन में नीड्स और वांट्स कितनी है। शादी आपकी 15 लाख में भी हो जाती है सिंप्लिसिटी के साथ, लेकिन अगर आप 40 लाख में शादी कर रहे हैं, और लोग करते हैं 40-50-60 लाख लगा देते हैं बड़े शहरों के अंदर, उसमें अगर आप करते हो देन इट्स अ स्टुपिडिटी, और वो फिर स्कॉलर कहते हैं इट डजंट कर। तो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन जेनेरिकली ऑब्लिगेशंस कम्स फर्स्ट बिफोर हज नीड्स जिसके अंदर होती हैं। Okay, thank you so much, Jazakallah. So Maheen asked, we should pay zakat all at once, right? You can pay at a couple of points. मतलब आपने ईयर पे कैलकुलेट अगर कर लिया कि 24 सफ़र को मेरी अगर ज़कात आज मैंने पता लग गया कि 24,000 बन गया है, तो मैं 24,000 एक दिन में भी कर सकता हूँ, एक महीने में भी कर सकता हूँ, और मैं अगले साल तक भी कर सकता हूँ। मतलब अगले साल की ज़कात आने से पहले पहले मैं दे सकता हूँ। तो वो ड्यूएबल है, आप कभी भी दे सकते हो। मेरा ऐसा पर्सनल जो रिकॉन्सिलिएशन है, या मेरी पर्सनल जो प्रेफरेंस है अपने लिए, यू कैन मे बी टेक दैट और लीव दैट, इट्स अप टू यू, कि अगर तो आप इसको रमज़ान में मूव करके ले जाएं, तो आपने अगर फर्स्ट रमज़ान को, क्योंकि मैंने अपने लिए रखा हुआ कि मैं फर्स्ट रमज़ान को बैठता हूँ, नहीं आई थिंक फर्स्ट रमज़ान में 24 शवाल को बैठता हूँ, 24 शवाल की मैंने डेट नहीं, सॉरी रमज़ान से पिछले वाला मंथ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसकी मैं 24th को बैठता हूँ। 24th को मैं कैलकुलेट करता हूँ कि आज मेरी ये ज़कात की अमाउंट ड्यू है, और फिर उसको मैंने 24 से लेकर रमज़ान के एंड तक कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि रमज़ान के अंदर योर रिवॉर्ड्स आर मैक्सिमम, और उसको आप पूरे रमज़ान में आप कर देंगे तो आपका 700 टाइम लग जाता है। मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस ये होती है कि आई ट्राई टू डू 50% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ रमज़ान, मल्टीपल डेज में, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी की हदीस भी है कि अल्लाह ताला को वो अमाल ज़्यादा पसंद हैं जो चाहे छोटे हों लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किए जाएँ। तो आई बिलीव अगर आपके ऊपर 1 लाख ज़कात बन रही है और आपने एक ही दिन में दे दी है, 1 डे के अंदर, इट्स फाइन। लेकिन अगर वो 1 लाख ज़कात आप 10 दिन के अंदर में भी 10,000 करके दे रहे हो, तो वो अमाल तो छोटे हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से 10 दिन कर रहे हो तो उसका रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप कंसिस्टेंसी से मे बी 1 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ान के अंदर, क्योंकि जो लास्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट 10 डेज़, उसमें मेरी मेरी पर्सनल प्रैक्टिस ये होती है कि जब मैं दे रहा होता हूँ ज़कात, तो मैं लास्ट 10 डेज़ में जो 10 नाइट्स है ना, हर नाइट में एक ना एक ट्रांज़ैक्शन कर रहा होता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि एक रात लैलतुल क़द्र है, और लैलतुल क़द्र की जो इबादत हैं वो बहुत मल्टीप्लाई होती हैं। आई थिंक मुझे उसका एग्ज़ैक्ट काउंट भूल गया कि 1 आई थिंक नमाज़ इन लैलतुल क़द्र, यस इट, देयर इज़ नो फिक्स नंबर। इसमें एक आपका नंबर आता है 86,000 का, जो आई थिंक कुरान की एक आयत से विथड्रॉ होता है। मुझे वो पूरी हदीस को ढूँढ के सेंड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब और इवन आई थिंक उसमें वो भी आता है कि हाँ, सॉरी सूरत जो कदर है उसके अंदर है कि आपकी लैलतुल कदर की एक रात की इबादत 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। तो मतलब इतनी ज़्यादा उसकी फजीलत है कि आपकी एक रात की इबादत मल्टीप्लाई बाय इतनी ज़्यादा कि 1000 टाइम्स आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो अगेन व्हेन यू आर फ्रॉम टेक, तो आप इस तरह की ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे होते हैं। तो मेरी फिर पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि मैं जो मेरे ज़कात का 50% होता है, उसका मैं लास्ट 10 जो रमज़ान की रातें होती हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। हर रात में भी कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी किसी को जिसको भी मैंने करनी है। मेरी लिस्ट पहले पूरी मेंटेन होती है कि ये इस टाइम इस दफ़ा ये वाली चीज़ होंगी जिनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब उनको किस तरह मैंने किस ऑर्डर में करनी है वो आखिर 10 रातों में। अब द कैच हियर इज़ दैट कि वी डोंट नो कौन सी रात लैलतुल क़द्र है। कुछ कहते हैं वो 27वीं है, कुछ कहते हैं वो मे बी ताक रात है। अल्लाह ताला के नबी की इटसेल्फ एक है हदीस की, उसको आखिरी ताक रात में तलाश करो, क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कौन सी है। तो उसमें प्रैक्टिस ही होनी चाहिए कि आखिरी 10 रातों में करो। तो अगर कोई भी किसी दिन तो होगी ना, इट्स इट्स कंफर्म, वो कौन सी वो पता नहीं, लेकिन किसी दिन तो होगी, ये श्योरिटी है। जिस दिन भी वो होगी और आपने उस रात में अगर सदका दिया हुआ होगा, ज़कात की कुछ अमाउंट पे की होगी, उसकी अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 टाइम्स से। तो इट्स अ ह्यूज रिवॉर्ड। तो इस तरह अगेन दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ये कोई फिक की टर्म नहीं है, ये किसी स्कॉलर से नहीं आ रहा है, किसी बंदे की तरफ से। मतलब दिस इज नॉट कि आप नहीं करेंगे आप गुनाह होगा आपको। दिस इज पर्सनल ओपिनियन। मैं पर्सनल अपने लिए कर रहा होता हूँ कि रमज़ान में सारी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ, और रमज़ान के एंड तक मेक श्योर करता हूँ वो खत्म हो जाए, क्योंकि रमज़ान में सारा आप सवाब को मल्टीप्लाई करवा रहे हो। और आखिर 10 दिन में ज़्यादा कर रहा होता हूँ, क्योंकि 10 दिनों में एक रात लगेगा तो बेहतर होगी, यू कैन मल्टीप्लाई दैट टू अ लॉट। ये था पर्सनल ओपिनियन। जो इसका टेक्निकल ओरिजिनल आंसर है वो ये है कि यू कैन पे ऑल एट वंस एंड यू कैन पे इन 1 ईयर एज वेल, कि आप पूरे साल में थोड़ी थोड़ी करके देते जाओ। वो आपकी अपनी फिर पर्सनल प्रेफरेंस, आपने अपने कैसे करना है। आई होप द आंसर वाज इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आई थिंक